नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ एसआईआर पर चर्चा तो दूसरी तरफ उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरन हैदर, इन सब पे भी सुनवाई चल रही है। उससे भी बड़ी खबरें आ रही हैं। आज उधर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर अभी से पहले ब्रेकिंग, जब हम आपके सामने आए थे और लंच ब्रेक से पहले जो गहमा गहमी का आलम था, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां दलीलें देकर ध्वस्त कर दिया चुनाव आयोग के मंसूबे को। और उन दलीलों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी आर्टिकल 14, आर्टिकल 324 और आर्टिकल 327, और इन सब के बीच रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1951, इसकी धारा 21/3 ये क्या कुछ कहती है, इस पर उन्होंने खुल के कह दिया और बता दिया कि चुनाव आयोग का काम नियम बनाना नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का काम नियमों का पालन करना है, कार्यान्वयन है। नियम बनाने का काम, कानून बनाने का काम संसद का है, और संसद का शीतकालीन सत्र अभी चल ही रहा है। और इससे पहले भी आपने देखा था कि जब पिछली दफा एसआईआर पर चर्चा हो रही थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इसकी जो संवैधानिकता है, एसआईआर की संवैधानिकता, उस पर उन्होंने अपनी दलीलें पेश की थी। और आज भी अपनी दलीलें पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के मंसूबे को यहां पर सामने रखा कि उसकी इच्छा क्या है। चुनाव आयोग देश में नागरिकता की जांच कर रहा है, न कि वो वोटर लिस्ट बना रहा है। साफ साफ शब्दों में कहूं तो यहां पर चुनाव आयोग यही करने की कोशिश कर रहा है, और इसे साबित करने की कोशिश की अभिषेक मनु सिंघवी ने। उसके बाद लंच का समय हुआ, और लंच के बाद परिस्थितियां बदली ऐसी कि अभी तक बेंच बैठी नहीं है। और बेंच इसलिए नहीं बैठी है क्योंकि कपिल सिब्बल जो दूसरे वकील हैं जिनको अभी यहां पर दलीलें पेश करनी है, वो उधर उमर खालिद और शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन सब के लिए अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल ने एक वीडियो चलवाया वहां उमर खालिद का, और जहां पर वो कह रहे हैं कि हमको गांधीवादी तरीके से अपने ये करना है, तो वो सब भी। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि एसआईआर पर बेंच बैठ गई है। एसआईआर पर जो बेंच बैठी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से अमलेंदु जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। और यहां हम आप लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि एक तरफ, अमलेंदु जी आपका स्वागत है, एसआईआर पर बेंच बैठ चुकी है, एसआईआर पर फिर आगे की सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले उमर खालिद को लेकर जो बातें यहां कपिल सिब्बल कह रहे थे, जल्दी से उसको रिकैप कीजिए, फिर सीधे चलेंगे एसआईआर पर क्या बातें हो रही हैं, क्या दलीलें पेश की जा रही हैं, कौन दलीलें पेश कर रहा है, ये सब भी हम पहुंचाएंगे। हाँ राजीव जी, एक तो जो उमर खालिद पे है उस पर कपिल सिब्बल आज अपनी बहस कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। और कपिल सिब्बल ने जो कहा कि एएसजी ने जजमेंट पर भरोसा किया, अगर को एग्जीक्यूटिव भी देरी में हिस्सा लेते हैं तो देरी होती है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने तस्लीम अहमद का भरोसा किया, लेकिन मैं इस मामले में पार्टी नहीं हूँ। दूसरे को एग्जीक्यूटिव ने भी एडजस्ट मांगा है, ये सब बेल पर बहस के दौरान है, और मैं ट्रायल में देरी की बात कर रहा हूँ। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि उनका केस था कि चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होगा, लेकिन फ्रेम नहीं हो सका क्योंकि आप समेत आरोपियों ने देरी मांगी थी। आप इसका जवाब दे सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट में वे देरी का मुद्दा नहीं उठाते हैं, यह पहली बार है जब वे इस पर बहस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स न देने की वजह से ट्रायल पर 334 दिन तक रोक लगी रही, और 9/6/23 को प्रोसिक्यूशन ने लेटेस्ट चार्जशीट फाइल की, और वे कहते रहे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पर राजू बीच में कूदे, उन्होंने कहा कि फैक्ट्स के आधार पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सही नहीं है, मैं इसे रिबटल में बताऊंगा। सिब्बल ने कहा कि अगर किसी और ने कहा कि वे बहस नहीं करेंगे तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं दिया जा सकता, जब तक कि मैं वहां कॉन्स्पिरेसी में ना हूं। चार्ज पर 34 बार बहस हुई, जिसमें 4 बार हमने एडजमेंट मांगा। देरी के सवाल पर वे कहते रहे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 18/9/23 को उमर खालिद, सलीम खान, तस्लीम वगैरह ने वे चार्ज पर बहस करना चाहते हो, प्रोसिक्यूशन बहस नहीं कर रहा है, और जज ने कहा कि नहीं। तो इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि आमतौर पर आरोपी से ही शुरू करते हैं। सिब्बल ने कहा इससे पता चलता है कि हम तैयार थे। 20 अगस्त 2024 को उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, और कोर्ट ने इसे 4 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड किया, और अगले दिन 5 सितंबर को हमने चार्ज पर बहस शुरू की। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हम चार्ज पर बहस कैसे शुरू कर सकते हैं, यह कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया। विद्वान तो कैसे तर्क दे सकते हैं कि जब उन्होंने 4 सप्लीमेंट की चार्जशीट फाइल की और जज मौजूद नहीं है, चौथी सुनवाई हुई तो हमने सिर्फ 4 बार टालमटोल की, देरी का कारण हम कैसे हैं, यह है। और बराबरी पर कविता पर एससी का फैसला है, जहां कोर्ट ने कहा कि विवादित फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या विवादित फैसला मेरे जरिए है, यह इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स के जरिए विवादित फैसला है।
फिर दोपहर के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल ने कहा कि वह ऑर्डर दिखाया जिसे मिसाल नहीं माना गया। जस्टिस कुमार ने उस पर टोका कि आप दोहराव से बचिए। सिब्बल ने कहा कि मेरे दोस्त ने पैरिटी पर बहस की जो उम्र पर लागू नहीं होती, इसलिए मैं विवादित जजमेंट दिखा रहा था। उसमें क्या लिखा है? उस मामले में आरोपी ने एक काम सेक्शन 15 के तहत अपराध नहीं बनते। तर्क यह था कि सेक्शन 15 यूएपीए के तहत अपराध नहीं है, इसलिए 43D5 लागू नहीं होता। यहाँ मिसाल क्या है? क्या मैं एक आरोपी के तौर पर यह नहीं दिखा सकता कि मेरे नाम कुछ भी नहीं है और मैं बेल का हकदार हूँ? क्या मैं यह कहने का हकदार नहीं हूँ कि मेरे फैक्ट्स के आधार पर मैं बेल का हकदार हूँ? कि हम सेक्शन 43D5 के जरिए कानूनी स्थिति का मतलब नहीं निकाल रहे हैं? मेरे जानकार दोस्त कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्स पर बहस करने का हकदार नहीं हूँ। तो आरोप मुझे लगता है कि ये चार्जशीट का हिस्सा है। फिर कपिल सिब्बल ने उमर खालिद का अमरावती में जो भाषण था वो चलाया, जिसमें कहते हुए सुने जाते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से, नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, बल्कि हम उनकी हिंसा का जवाब शांति से देंगे और हम उनकी नफरत का जवाब प्यार से देंगे। कपिल सिब्बल पूछते हैं, मीलॉर्ड ये बताइए ये यूएपीए का उल्लंघन कैसे है? ये कपिल सिब्बल ने उनसे पूछा। फिर जस्टिस कुमार ने कहा कि ये दूसरा हिस्सा है। सिब्बल ने कहा हमारा नहीं, मैंने बस इतना ही कहा है, मतलब मेरा भाषण सिर्फ इतना ही है जिसके आधार पर मुझको यूएपीए में फ्रेम किया गया है। फिर जस्टिस कुमार ने कहा कि आरोपियों की भाषणों की वजह से दंगे हुए जिसमें 53 लोगों की जान गई और कई घायल हुए, ये उनकी दलील थी। कपिल सिब्बल ने कहा भाई कौन सा भाषण है? मैंने आपको 17 फरवरी का अमरावती का भाषण दिखाया है। मैं वहाँ भी नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैंने कहा है कि अगर वे मुझे जेल भेजते हैं तो मैं खुद कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। आप दूसरों का भाषण दिखाकर ये नहीं कह सकते कि दंगों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सिब्बल ने कहा कि मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक्स व देश के राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर सकता है। हाई कोर्ट के सामने उन्होंने स्पीच पे भरोसा किया। पहली नज़र में कम्युनल दंगे भड़काने के लिए भड़काऊ स्पीच दी। हाई कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है? यह व्हाट्सएप ग्रुप्स कहता है, मेरा इसमें क्या रोल है? को एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भड़काऊ स्पीच के आरोप हैं जो बेल पर बाहर हैं। ये सब इस बात का ध्यान रखता है कि मैं पैरिटी का हकदार हूं और सिर्फ उस स्पीच पर भरोसा किया गया है जो भड़काऊ नहीं है। मैं बदले हुए हालात में भी बेल का हकदार हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर बहुत सारी बातें, एसआईआर पर भी उधर चर्चा चल रही है। एसआईआर केरल, एसआईआर पश्चिम बंगाल, मुख्य एसआईआर पे चर्चा उधर दलीलें पेश की जा रही हैं। कोर्ट नंबर 1 में चूंकि सीजेआई के अंदर है, वो सीजेआई आज की तारीख में आप जान रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत बन चुके हैं। तो एक तरफ वो, दूसरी तरफ यहां उमर खालिद के ऊपर भी, यानी सुप्रीम कोर्ट में हलचल है, बहुत हलचल है। एक तरफ बेल पिटीशन पर बहस चल रही है, बहुत गंभीर बहस चल रही है जिस बारे में बता रहे थे अभी अमलेंदु जी हमारे साथी, और दूसरी तरफ यहां केरल एसआईआर को लेकर, क्योंकि केरल राज्य भी एसआईआर के खिलाफ पहुंचा हुआ है और वहां पर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने जवाब दाखिल कर दिया और उसके बाद सीजेआई ने कहा कि आप स्थगन की मांग कर रहे हैं क्योंकि आपके कर्मचारी स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। इस पर वकील साहब ने कहा कि नामांकन 21 नवंबर को दाखिल किए गए थे और सीजेआई ने कहा कि आप चल रही प्रक्रिया जारी रख सकते हैं लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों से न पूछें। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील पेश की और उन्होंने कहा कि राज्य के लिए अलग से कर्मचारियों का पूरा आवंटन हो चुका है। इसके बाद ये केरल की बात, केरल एसआईआर, केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ जो याचिका लगाई है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी याचिका लगाई है, तमिलनाडु सरकार ने भी याचिकाएं लगाई हैं। ये इन याचिकाओं पे भी सुनवाई चल रही है। सीजेआई ने कहा कि 1 लाख कर्मचारी केरल में आवंटित किए गए हैं, हम आपको उन्हीं कर्मचारियों के साथ अपना चुनाव पूरा करने के लिए कहेंगे। ये चुनाव आयोग के लिए कहा गया। इस पर राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से कह रहे हैं हमें 25,000 कर्मचारी आवंटित किए गए हैं। सीजेआई ने कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि राज्य चुनाव आयोग को 25,468 कर्मचारी दिए गए हैं? क्या यह अनुरोध है कि उन्हें और कर्मचारियों की जरूरत है? इस पर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कोई अनुरोध नहीं है सर मिलॉर्ड। इस पर मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं क्या आपने इस बारे में कोई एक्सरसाइज किया है? क्या और कर्मचारियों की जरूरत है? इस पर केरल राज्य के वकील मनिंदर सिंह कह रहे हैं कि समस्या यह है कि एक साथ किया जाता है, ये एक साथ किया जा रहा है। इसके बाद राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि एनुमरेशन फॉर्म की अंतिम तिथि 4 तारीख थी, इसे बढ़ाकर हमने 11 तारीख यानी 1 सप्ताह बढ़ा दिया। 11 तारीख को इनका चुनाव भी समाप्त हो जाएगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि आप इसे और बढ़ाइए, 11 तारीख से काम नहीं चलेगा, इसको और बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो छूट गए हैं उन्हें भी मौका मिले। तो 2-3 चीजें, 4-5 केसेस अमलेंदु जी एक साथ चल रहे हैं, उस पर सुनवाई चल रही है। एक देखिए, क्योंकि इन चीजों को एक साथ क्लब कर दिया गया है। जब बिहार का मामला आया तो उसमें
ये आया, एक तो था कि हमको इसमें रोक नहीं लगानी है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करवाने हैं। दूसरा, हम इस पूरे प्रोसेस को ही, इस प्रक्रिया को ही चैलेंज कर रहे हैं, यह कहा गया था। जब प्रक्रिया को चैलेंज किया जाता है तो संवैधानिक पहलू को देखा जाता है। तो संवैधानिक पहलू पे बात हो रही है, जो अभी से थोड़ी देर पहले लंच से पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी अपनी दलीलें। उसके बाद अब केरल का मामला आया। केरल के मामले में चूंकि वहां 11 तारीख को लोकल बॉडी के चुनाव समाप्त हो रहे हैं, तो यहां कह दिया सीधे सीधे मुख्य न्यायाधीश ने, सीजेआई ने, कि आप इस समय सीमा को, जो अब आपने 4 तारीख से बढ़ाकर 11 तारीख कर दी है, उस समय सीमा को अब आप और बढ़ाइए ताकि जो लोग छूट गए हैं उन्हें मौका मिले। क्योंकि राज्य के जो भी अधिकारी पिछले चुनावों में कार्यरत थे, व्यस्त थे, उनको भी एसआईआर में नामांकन कराने का मौका मिल पाए, वो भी चाहेंगे नामांकन कराना, इसलिए इसको ये कीजिए। तो एक तरफ केरल की बात आ गई। केरल में कह दिया गया कि 1 लाख कर्मचारी हैं, आप 25,000 और आप वहीं के कर्मचारियों से करवाएंगे। दूसरी बात यह कही गई कि आपको यहां पर आप समय सीमा बढ़ा दीजिए, यानी ये समय सीमा और बढ़ने वाली है पूरे 12 राज्यों में, ये दिखाई दे रहा है। और तीसरी चीज अब पश्चिम बंगाल पे आने वाली है, और उसके साथ साथ चौथी बात जो इंपॉर्टेंट आने वाली है वो ये कि क्या एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इलीगल है, क्या गैर कानूनी है, इस पर बहस होने वाली है। अमरिंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, इसी पर बहस होने वाली है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो कानूनी है कि नहीं है, और संविधान में इसको अधिकार प्रदत्त है कि नहीं है चुनाव आयोग को। अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की, राजीव जी, जितनी भी दलीलें आई हैं वो यही आई हैं कि ये इनको अधिकार नहीं है एसआईआर कराने का, चूंकि जो संविधान की धारा 327 है वो साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि ये सारे अधिकार संसद के पास है कानून बनाने के। चुनाव आयोग कोई कानून नहीं बना सकता, और एसआईआर में इन्होंने कानून बना दिया है, नियम अपने आप तय कर दिए हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान ने ही इनको बनाया है, लेकिन संविधान ने इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया। यह महत्वपूर्ण बात है। संवैधानिक संस्था होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको कानून बनाने का अधिकार मिल जाए। संविधान ने आपको बनाया है तो संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं आप उसी के तहत काम कर सकते हैं, उससे बाहर जाकर आप काम नहीं कर सकते। यहां आपने संविधान के बाहर जाकर काम किया, जो आपको अधिकार प्राप्त नहीं थे उन अधिकारों का आपने इस्तेमाल किया और संसद की शक्तियों का अपहरण किया। यह दलील राजीव जी अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी ने दी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर साफ साफ कि आपने, अभिषेक मनु सिंघवी ने वही कि आप कानूनी दायरे से बाहर निकलकर आपने ही कानून बना दिया, जबकि आपको, आपका काम है उसका अनुपालन करवाना, आपका काम है जो कानून बना है उस पर आगे की कार्यवाही करना, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर कानून बनाने से इतर आपको कम से कम ये देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो कानून के दायरे में है, कानून संगत है, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो एक तरफ एसआईआर पे चर्चा चल रही है और गंभीर चर्चा अभी आने वाले समय में और होगी, और दूसरी तरफ, और इसमें भी एसआईआर में केरल राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, तमिलनाडु राज्य, इन 3 राज्यों ने भी अलग अलग याचिकाएं लगाई हैं। इन तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब कर दिया गया है। और दूसरी तरफ उधर उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिमा और मीरन हैदर के ऊपर जो आरोप लगे हैं, चार्जशीट जमा हो चुकी है इधर से दिल्ली पुलिस की तरफ से, और उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। 6वें साल में ये लोग हैं, 6 साल से लगभग ये लोग जेल में हैं। इस पर दलीलें पेश की गई। सुबह सुबह शुरुआत में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की, उसके बाद कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। कपिल सिब्बल ने एक वीडियो जारी किया, इनका उमर खालिद का वीडियो, और उस वीडियो में कपिल सिब्बल ने यह बताने की कोशिश की कि यहां पर जो आप बता रहे हैं कि ये यूएपीए का उल्लंघन है, ये कतई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यूएपीए के तहत जो आप कह रहे हैं कि इसने गड़बड़ी की है, हमारे मुवक्किल ने वैसा कुछ भी नहीं किया है। और क्योंकि ये महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। और उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं खुद से पूछता हूं, थोड़ा सा मैं लेके चलना चाहता हूं आपको उधर उमर खालिद की तरफ, और आज ये थोड़ा करना भी पड़ेगा दोस्तों, इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें इधर आती हैं, कुछ चीज़ें उधर आ रही हैं, बार बार यहां से वहां हमको थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा। कपिल सिब्बल ने उमर खालिद के मसले पे कहा है कि मैं खुद से पूछता हूं कि एक संस्थान में एक शिक्षाविद वो हमेशा वो देश या राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने इस भाषण पर भरोसा किया। प्रथम दृष्टया सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण दिया गया। उच्च न्यायालय ऐसा कैसे कह सकता है?
कि प्रथम दृष्टया ये भड़काऊ भाषण दिया गया। ये व्हाट्सएप ग्रुपों पर कहता है मेरी भूमिका क्या है। सह अभियुक्तों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है जो जमानत पर बाहर हैं। ये सब इस तथ्य पर ध्यान रखता है कि मैं समानता का हकदार हूं और केवल एक ही चीज पर भरोसा किया जा सकता है, वो ये है कि भाषण जिसे कोई भड़काऊ नहीं कहता। मैं बदली हुई परिस्थितियों में भी जमानत का हकदार हूं। किसी भी स्थिति में मैं जमानत का हकदार हूं। मैंने दूसरी विशेष अनुमति याचिका 14 फरवरी 2024 को और बाद में बदली हुई परिस्थितियों में दायर जमानत याचिका वापस ले ली। सह अभियुक्तों के साथ समानता जिसका दावा तब नहीं किया जा सकता था जब उच्च न्यायालय ने अपनी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और फिर स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था। कारावास की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष बीत गए। सच हो सकता है अगर कारावास की न्यूनतम अवधि जो है 3 साल इसमें वो बीत गए हैं, उसके बाद भी 6 साल का 6ठा साल चल रहा है, तो आखिर आप किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं? तो दो पैरेलल चीजें चल रही हैं दोस्तों। एक तरफ यहां पे सुप्रीम कोर्ट में SIR पर मामला, उस पर सुनवाई, और दूसरी तरफ उमर खालिद पर बहुत ही गंभीर चर्चा कर रहे हैं अब यहां पर कपिल सिब्बल। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चर्चा की थी, अपनी दलीलें पेश की थी सुबह सुबह, जब उसके बाद 12:30 बजे दोबारा बुलाया गया था और वो गुलफिशा फातिमा का केस लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो उन्होंने भी दलीलें पेश की थी। तो ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान उधर भी, थोड़ा ध्यान इधर भी हम लोगों का है कि SIR पे क्या चल रहा है और इधर क्या चल रहा है दिल्ली दंगे को लेकर वहां कोर्ट में। अमलेंदु जी राजीव जी, कपिल सिब्बल ने अपनी बात आगे रखी है उमर खालिद के मामले में, और उन्होंने कहा कि अब कानून में बदलाव जरूर। अहमद बटाली में सबूतों का पहली नजर में असली एनालिसिस और सबूतों की क्वालिटी टेस्ट करें और फिर नतीजे पर पहुंचे। हाई कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने एक भाषण दिया जो काफी अच्छा है। हमने वर्णों का जिक्र किया, हाई कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे नाम से कोई खुला या छिपा हुआ काम नहीं और मैं साजिश में शामिल हूं। जस्टिस कुमार ने कहा कि उनका कहना है कि आपका भड़काऊ भाषण उसने दूसरों को प्रभावित किया। सिब्बल ने कहा कि यह तो आपको तय करना है, क्योंकि अगर ऐसे भाषण होते तो हम में से कई लोग जेल जा सकते थे। यानी जो उमर खालिद ने भाषण दिया कि हम गांधी के तरीके से चलेंगे, तो गांधी के तरीके से चलने पर तो बहुत से लोग जेल में चले जाएंगे, फिर जाहिर सी बात है। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि हमें मेरिट्स में जाने पर शक है। कपिल सिब्बल ने कहा मैं मेरिट्स में नहीं गया और मुझे 5 साल होगा, तो मेरिट्स में जाने का क्या मतलब है और इससे लोगों को क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर मैं बाहर आता हूं तो पक्का मैं अकेले किसी पर असर नहीं डाल सकता और मुझे कस्टडी में रखने का क्या मकसद होगा? फिर उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडीज के ज़माने में रेलवे को चलने की इजाज़त नहीं थी। किसान या गुर्जर आंदोलन थे, लेकिन कोई UAPA नहीं लगा। उस समय किसान आंदोलन हुआ या गुर्जर आंदोलन हुआ, कोई UAPA नहीं लगा। इस पर जस्टिस कुमार ने पूछा सिख दंगों में क्या हुआ? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि सिख दंगों में नहीं, असल में मैं एक वकील था जिसे घूमने की इजाज़त थी और जो मैंने पाया वो बहुत डरावना था। इन बच्चों ने क्या किया है? आप यह नहीं कह सकते यह एक आतंकवादी काम है, इससे निपटने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये नहीं है मिलॉर्ड। मतलब आप 1984 के दंगों से अगर आप इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक चीजें हैं, ये कपिल सिब्बल ने कहा। और उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट किसी से भी नहीं निपटता, जैसा कि बर्नौन में बताया गया है। किसी स्टेज पर हाईकोर्ट कहता है कि जहां तक अपील करने वालों की तरफ से दी गई इस दलील का सवाल है कि अपील करने वालों के कहे गए काम ज़्यादा से ज़्यादा UAP एक्ट के सेक्शन 13 यानी UAP एक्ट के चैप्टर 3 के अंतर्गत आएंगे, लेकिन UAP एक्ट के चैप्टर 4 के अंतर्गत नहीं। तो हम ये नोट कर सकते हैं कि यह कोर्ट बेल देने से मना करने में पैदा हुई मौजूदा कार्रवाई में अपने अपीलीय अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपील करने वालों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की वैलिडिटी तय करने के लिए सबूतों का डिटेल एनालिसिस करने के लिए जरूरी नहीं है और ना ही इसके पास अधिकार है। यही बात ट्रायल कोर्ट में हुई थी, तो हम कहां जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। उधर देखिए, एक तरफ उधर कपिल सिब्बल अपनी दलीलें दे रहे हैं उमर खालिद के मामले में, और यहां पर दिल्ली दंगे के आरोपी जो 4 मुख्य आरोपी हैं उन लोगों को जमानत चाहिए और जमानत के लिए वो पिछले 5.5-6 साल से दर दर भटक रहे हैं इस कोर्ट से उस कोर्ट। लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है SIR को लेकर, और SIR पर बहुत गंभीर बहस चल रही है, और खासकर केरल SIR को लेकर। केरल का जो SIR का मामला है उसमें केरल सरकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आई और केरल के जो केस को भी इसी केस के साथ जो मुख्य केस है SIR का, जिसमें 11 याचिकाएं लगाई गई हैं, उन याचिकाओं के साथ क्लब कर दिया गया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केरल में इलेक्शन कमीशन से कि 1 सप्ताह का समय और दें
सप्ताह भर का समय और बढ़ाया जाए। जो 4 तारीख से बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है पूरे 12 राज्यों में जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसे और बढ़ाने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही और उसने कहा कि यहां पर कि स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त राज्य सरकारी कर्मचारी एसआईआर के दौरान नामांकन करना चाह सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस समय चुनाव करवा रहे थे। 11 तारीख को वहां चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव जो हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव वहां समाप्त होंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव। इसीलिए उसके बाद जो कर्मचारी उस चुनाव में बिजी होंगे, उन लोगों को भी एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेना है, तो इसीलिए आप इसको बढ़ा दीजिए। यहां पर सीजेआई ने कहा कि हमें लगता है कि उपरोक्त अनुरोध उचित और न्याय संगत है, इसलिए हम केरल को एनुमरेशन फॉर्म की अंतिम तारीख को लगभग 1 सप्ताह और बढ़ाने के लिए अनुरोध सह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। यानी साफ साफ कि केरल में अंतिम तिथि आप 1 सप्ताह और बढ़ा दीजिए एनुमरेशन फॉर्म भरने की, यहां पर सीजेआई ने कहा। इसके बाद फिर वकील ने कहा है, केरल सरकार के वकील ने, कि मिलॉर्ड 35 लाख लोग हैं 35 लाख जो भारत से बाहर रहते हैं, केरल के नौकरी करते हैं। 35 लाख भारतीय हैं जो मध्य पूर्व में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं। अब उनका क्या करेंगे आप 1 सप्ताह में? क्या वो आ जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह तर्क पूरी तरह से अपरिपक्व है, केवल फॉर्म वितरण के बारे में है। लेकिन यहां पर वकील साहब नहीं रुके, केरल के वकील नहीं रुके। उन्होंने कहा आप वहां से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से आए, वो कैसे आ सकते हैं? ऑनलाइन भरने के लिए आपने कहा वो लोग जो मिडिल ईस्ट में है, नौकरी कर रहे हैं, 35 लाख केरल के लोग, मलयाली लोग जो वहां हैं, क्या वो लोग वापस? और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए आपको आना होगा, नहीं तो वोट कट जाएंगे महाराज। वो साल में 1 बार आते हैं, ये कह रहे हैं कि साल में वो 1 ही बार आते हैं मिलॉर्ड, बार बार नहीं आते, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर उनके वोट कट जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? 1 सप्ताह में कैसे होगा? इस पर सीजेआई कह रहे हैं कि हम राज्य के चुनाव आयोग से चुनाव आयोग के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत करने का अनुरोध करेंगे, सही समय आने दीजिए। यहां पर चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि हम राज्य चुनाव आयोग से कहेंगे, मुख्य चुनाव आयोग को, कि आप राज्य चुनाव आयोग से कहिए कि मामले को ठीक ठीक से पेश करें। लेकिन मामला गड़बड़ है अमलेंदु जी, मामला गड़बड़ है। 35 लाख मिडिल ईस्ट में रहते हैं अगर केरल के लोग, और आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन भर तो दिए, ठीक है, लेकिन फिजिकली आपको वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। वो कहां से आएंगे 1 सप्ताह के अंदर? यही बात केरल सरकार कह रही है। तो एसआईआर का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इधर संसद में एसआईआर पर हो सकता है कि इस पर बहस होगी संसद में, क्योंकि सरकार घुटने पे है। और कल ओम बिरला ने, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कल ऑल पार्टी मीट बुला ली है। तमाम दलों के नेताओं को, जो सांसद हैं, उनको अपने चैम्बर में कल 11 बजे बुलाया है मीटिंग के लिए। और आज दिन भर की कार्यवाही ठप कर दी गई। लेकिन एसआईआर पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, और हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे केरल की बात लीजिए, 35 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे केरल में, और आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं, और सीजेआई साहब कह रहे हैं कि 1 सप्ताह बढ़ा देते हैं, काम चल जाएगा। अरे भाई 1 सप्ताह में सीजेआई साहब आप नहीं आना जाना कर पाएंगे। नहीं, पहले ये मालूम कर लिया है कि सीजेआई साहब ने अपना भर दिया फॉर्म कि नहीं भर दिया। जी, वो तो सीजेआई है, नहीं है, तब भी बता देना कि उन्होंने भर दिया नहीं भर दिया। क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया है, तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो मैं भी नहीं दे सकता। जी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिन्होंने सबसे पहले दिन सुनवाई की, उन्होंने कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो मैं भी नहीं दे सकता, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे इनमें से कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो ये बताया जाए, मोदी जी ने भर दिया क्या इम्यूनरेशन फॉर्म? अमित शाह जी ने भर दिया क्या इम्यूनरेशन फॉर्म? तो ये बताया जाए। दूसरा सवाल राजवीर जी, जो केरल के एडवोकेट ने कहा, बहुत जाहिर सी बात है कि भाई मिडिल ईस्ट में है, वहाँ से उनको नौकरी से छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ आना होगा उनको, तो हो सकता है बहुत सी पर नौकरियाँ छोड़कर आना हो। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कितना वहाँ नुकसान होगा एक व्यक्ति का। तो ये सारे जो पहलू हैं, मुझे लगता है कि सीजेआई साहब जो है वो इस पर बिल्कुल विचार कर ही नहीं रहे कि इसके मानवीय पहलू भी कुछ है। चलिए, कानूनी पहलुओं पर आप विचार नहीं कर रहे, वो अलग बात है, कानूनी पहलू दूसरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो इसके मानवीय पहलू हैं और जो इसके एक तरह से कहा जाए राजीव जी, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उस पर तो कम से कम आप विचार कीजिए।
हालांकि कहा गया है कि कल शाम 6 बजे तक जो है, कल शाम 5 बजे से पहले पहले जो है चुनाव आयोग इस पर कोई निर्णय ले और राज्य सरकार जो है चुनाव आयोग से निवेदन करेगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल कह रहे हैं कि इस पर चुनाव आयोग और लेकिन एक सप्ताह आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा ना अमलेंदु जी? बिल्कुल नहीं चलेगा एक सप्ताह काम बढ़ाने से। यहाँ बात तो एक सप्ताह सिर्फ आगे बढ़ाने की हो रही है और एक सप्ताह आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ये बात यहाँ कही जा रही है। चुनाव आयोग में केरल सरकार की तरफ से जो वकील खड़े हैं वो कह रहे हैं कि एक सप्ताह आगे बढ़ाने से ये काम नहीं चलेगा, इसलिए ये SIR का मामला बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को की सुनवाई चल रही है। एक साथ केरल की बात भी चल रही है, एक साथ उधर BLOs के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में उसकी बात भी चल रही है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में जबकि यह मामला उत्तर प्रदेश में भी, यह मामला दूसरे राज्यों में भी है। और जब आज दोबारा ये बहस शुरू हुई है तो बेंच के सामने ये मामला भी BLO पर दबाव का, प्रेशर का मामला भी उठाया गया है और यहाँ बेंच ने कहा कि वो अगली सुनवाई में इस पर सुनवाई करेगी। बेंच इसमें सुनवाई नहीं करेगी BLO के ऊपर उसमें, लेकिन बृंदा ग्रोवर ने अपनी दलीलें रखी हैं जी। बृंदा ग्रोवर ने अपनी दलीलें रखी हैं। ग्रोवर ने कहा कि ये अभिषेक मनु सिंघवी के समान ही है, ये हाथी के पांव में सबका पांव जैसा बताया जा रहा है, यानी कि हाथी का पांव कि उतना मोटा है तो सबका पैर वैसे ही मोटा है, उसी में सबके पैर समाहित हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ROPA की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा यानी 1951 की धारा 21, धारा 21(3) की जो योजना और धारा 21(2) का अपवाद है ये पूरा का पूरा। बृंदा ग्रोवर अपनी बात रख रही हैं और बृंदा ग्रोवर बता रही हैं कि ओवरऑल जब यहाँ केरल से थोड़ा बाहर निकलिए और पूरी की पूरी जब इसकी बहस होती है, मतलब ये SIR ही संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, तब यहां पर कहा जा रहा है। और ये भी कह रही हैं कि बृंदा ग्रोवर कह रही हैं, वरिष्ठ वकील कह रही हैं और जो PUCL की तरफ से हैं, आपको पता होगा PUCL वो कह रही हैं कि 21(3) धारा 21(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 21(3) कब के लिए अपवाद बनाता है, कैसे के लिए नहीं। कब के लिए अपवाद है 21(3), लेकिन कैसे इसके लिए अपवाद नहीं है। और यहां पर वो धारा 2H का भी हवाला देती हैं, बृंदा ग्रोवर 2H का भी हवाला देती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 धारा 2H इसका भी हवाला देती हैं। मतलब पैरेलली चल रहा है जी, बिल्कुल पैरेलली ये पूरी बहस चल रही है, बहुत गंभीर बहस। एक तरफ उधर आप देखिए कि इन चारों आरोपियों के, दिल्ली दंगे के आरोपियों के ऊपर बहस चल रही है और वहां कपिल सिब्बल अपनी बातें, धारदार बातें रख रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर बृंदा ग्रोवर से लेकर तमाम वकील जो हैं वो चुनाव आयोग की जो ऐठन है उसको कम करने की। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर चुनाव आयोग जिस ढंग से ज्यादती कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। जैसे केरल का ही मामला, 35 लाख केरल के लोग अगर बाहर हैं और एक सप्ताह का समय आप बढ़ा भी देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि फिजिकली आइए और वेरिफिकेशन करवाइए। तो फिजिकली कौन आएगा, कौन इतना पैसा खर्च कर मिडिल ईस्ट से, दूसरे देशों से अपना वोटर लिस्ट तैयार करवाने आएगा? बिल्कुल राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत एक मानवीय पक्ष जो है इसका है और इस पर माननीय अदालत को विचार करना चाहिए और इसे कम से कम 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए अगर ये प्रक्रिया होती भी है। अगर ये सिर्फ वोट काटने का औजार नहीं है राजीव जी, जो कि आरोप है, याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं, और बृंदा ग्रोवर ये दलील रख भी रही है कि ये सिर्फ वोट काटने का औजार है, इसको जिस तरीके से इम्यूनरेशन फॉर्म को किया गया है तो वोट काटने का औजार है। तो अगर ये वोट काटने का औजार नहीं है तो आप इसे 1 महीने के बजाय 4 महीने में करा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? आखिर चुनाव आयोग को राजीव ये सवाल पूछा गया, बिहार के समय कहा गया कि साहब चलिए ठीक है चुनाव है, आप चुनाव से पहले करा रहे हैं, लेकिन भाई अभी तो कहीं चुनाव नहीं, तो आप यहाँ इतनी जल्दी में क्यों पड़े हुए? ये सवाल राजीव जी उठ रहे हैं और इसीलिए बृंदा ग्रोवर इस पर सवाल उठा रही हैं। और बृंदा ग्रोवर का साफ साफ कहना है कि ये जो जिस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया गया है वो ये है कि किसी भी आदमी को बाहर कर दिया जाए, ये इसके लिए तैयार किया गया है। जी बिल्कुल वो कह रही हैं। और एक बात और भी कह रही हैं बृंदा ग्रोवर की
पुरुष मतदाताओं में भारी गिरावट आई है। महिला मतदाताओं के बनिस्पत पुरुष महिलाओं में भारी, और आजकल महिला मतदाताओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और महिलाएं अब बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं, क्योंककि महिलाओं के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। पैसे दिए जा रहे हैं 10,000 रुपये, बिहार वाली बात जो है, तो ये सब भी बातें कही जा रही हैं कि यहाँ पर कि शार्प ड्रॉप इन मेल वोटर्स देखा जा रहा है। फीमेल वोटर्स के बनिस्पत, फीमेल वोटर्स के बनिस्पत अगर मेल वोटर्स में एक यहाँ पर भारी गिरावट देखी जा रही है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये वोटर्स के नाम जो काट दिए जा रहे हैं इसलिए, या ये बाहर रह रहे हैं, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ हैं इसलिए? और आजकल मतदाताओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और महिलाएं अब बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। तो देखिए, पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ जो SIR है, SIR की संवैधानिकता पे सवाल खड़ा किया गया है, उस पर बहस चल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे साफ साफ कि आखिर महिलाओं के बनिस्पत पुरुषों की जो संख्या है वो क्यों कम हो रही है, इस पर भी बात हो रही है। जी बिल्कुल, और आगे कहा राजीव जी वृंदा ग्रोवर ने कि भाई जो जनवरी 2025 की जो लिस्ट थी उसमें से समरी रिवीजन में महिलाओं को हटा दिया गया, और इसका जवाब सिर्फ SIR हो सकता है, यानी SIR में जो है ये हटा दिया गया, तो इसका जवाब यही हो सकता है। जी, जनवरी 2025 में चुनाव आयोग द्वारा किए गए संक्षिप्त संशोधन में महिलाओं को सूची से बाहर कर दिया गया है। इसका जवाब सिर्फ SIR ही हो सकता है, सिर्फ SIR। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका कोई खास असर नहीं दिखता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका कोई खास असर, खास प्रभाव नहीं दिखता है। इस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा, मिलॉर्ड, 6 महीने में इतनी सारी महिलाओं की शादी नहीं हो सकती थी कि इसका कोई प्रभाव नहीं। इतनी सारी महिलाओं की शादी हो गई, सबके नाम आपने हटा दिए। ये आखिर कैसे चल क्या रहा है? यही बात यहाँ लाने की। इतनी सारी महिलाएं जो हैं अपने अपने घरों से दूसरे घर में चली गई, शादी हो गई और वो यहाँ से ससुराल चली गई। ये है इतने सारी चेंजेस। 17 लाख में से केवल 49,000। हाँ, 17 लाख में से केवल 49,000, और वो भी 6 महीने में। ये वृंदा ग्रोवर कह रही है कि भाई 17 लाख में से सिर्फ 49,000 का इस लिस्ट में आना ये एक बड़ी गिरावट है, और ये सिर्फ 6 महीने के समय में हुआ है। तो इसका मतलब कि SIR में ज़बरदस्त तरीके से महिलाओं के वोट काटे गए हैं, ये जो था वो आया जी। और ये राजीव जी बिहार में भी हुआ था, वहाँ भी जो था महिलाओं के वोट काट दिए गए थे कि साहब वो तो छोड़ के चली गई और पुरुष रह गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ये वृंदा ग्रोवर यहाँ भी कह रही है, वृंदा ग्रोवर वही कह रही है कि 17 लाख में से केवल सिर्फ 49,000 तक की गिरावट एक उल्लेख यहाँ पर नहीं, 49,000 नहीं, 4,90,000 है। 4,90,000 की गिरावट एक उल्लेखनीय गिरावट है, और ये केवल 6 महीने की अवधि में हुई है। ये बड़ी गिरावट मानी जाएगी, ये बात यहाँ कही जा रही है अमलेंदु जी। और वृंदा ग्रोवर 17 लाख में से 4,90,000 ये जो है इज मार्क्ड ड्रॉप, एंड इट इज़ ओनली अ पीरियड ऑफ 6 months। यहाँ पर साफ साफ यानी बड़ी गिरावट मानी जाएगी। महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, और महिलाओं के आंकड़ों में भी इतनी ज़बरदस्त गिरावट के क्या मायने हैं ये भी बताया जा रहा है। यानी वोट काटे जा रहे हैं, पुरुष हो या महिला हो। किसी एरिया में पुरुषों की संख्या कम हो जा रही है, किसी एरिया में महिलाओं की संख्या कम हो रही है। और ये गिरावट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ धांधली है, गड़बड़ी है, खामियां हैं। उन्हीं खामियों को उजागर करने के लिए ये बहस चल रही है। और इस सुनवाई में जो संवैधानिकता है सुप्रीम कोर्ट में SIR की, उस पर बात चल रही है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पर बात चल रही है। और अब आगे जो है वृंदा ग्रोवर वो अपनी इस समय बात रख रही हैं, और वृंदा ग्रोवर का राजीव जी कहना है कि ये जो शादीशुदा महिलाओं के लिए परिवार की वंशावली लेने के लिए सरपंच के पास जाना प्रैक्टिकल नहीं है। SIR ने महिलाओं की स्थिति और लोगों के जीवन के अनुभवों को अंतर को ध्यान में नहीं रखा है। ये उनका कहना है कि भाई हर महिला का वंशावली लेने के लिए सरपंच के पास जाया जाए, ये संभव किसी भी तरीके से नहीं है। और जो SIR है उसमें महिलाओं की स्थिति है उसको ध्यान में नहीं रखा गया, और लोगों के जीवन से जो अनुभव है उनमें जो अंतर है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है।
महिलाओं के नाम क्यों कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, उसका यहाँ उल्लेख कर रही हैं, उसको यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हैं वकील वृंदा ग्रोवर, वरिष्ठ वकील हैं, बहुत शानदार वकील हैं। वो कह रही हैं कि विवाहित महिलाओं के लिए परिवार की वंशावली प्राप्त करने के लिए सरपंच के पास जाना व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। एसआईआर महिलाओं की स्थिति और लोगों के जीवन के अनुभवों में भिन्नता को ध्यान में नहीं रखता है। महिलाओं की स्थिति और लोगों के जीवन के अनुभवों में जो डिफरेंसेज है, इसको वो एसआईआर जो है वो ध्यान में नहीं रखता है, और इसीलिए ये कॉग्निजेंस में लेने की जरूरत है मिलॉर्ड, क्योंकि जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने माता पिता के जन्म स्थान और बाकी इन सब के लिए वहां जाएं, गांव में है तो सरपंच के पास जाएं, वो अपने ससुराल को छोड़ के आए। इतना लफड़ा कौन पाल रखेगा, इतनी सारी चीजों से कौन बाहर निकल के आएगा, और यही बात यहां पर वृंदा ग्रोवर कह रही हैं। और इसीलिए मिलॉर्ड एसआईआर में गड़बड़ी है, एसआईआर की संवैधानिकता में गड़बड़ी है, यह बात यहां वृंदा ग्रोवर कह रही हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, यानी संवैधानिकता में जो है इसकी गड़बड़ी है, और प्रैक्टिकल भी नहीं किया गया है। इसमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें उनको भी दरकिनार किया गया है, और घपले हैं इसमें। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो फॉर्म तैयार किया गया है वो घपला करने के लिए तैयार किया गया, और इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसमें लोगों के नाम काटे जा सकें। ये वृंदा ग्रोवर जो है वो कहती हुई राजीव जी नजर आ रही हैं, और वो बता रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं के नाम बड़ी संख्या में काट दिए गए, और किस तरीके से महिलाओं के वोटों की, मतलब महिलाओं की वंशावली लेने के लिए हर आदमी सरपंच के पास जाए, ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें रखी थी, उन्हीं दलीलों को आगे बढ़ाती हुई एक तरीके से वृंदा ग्रोवर नजर आ रही हैं, और उन्होंने कहा भी कि जो मैं बातें रख रही हूँ, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें रखी हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रख रही हूँ। जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी थी, आप जानते हैं, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की बात मैं कर रहा हूं, आर्टिकल 327, इन सब का जिक्र किया था, संवैधानिकता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग लोगों की, भारत के नागरिकों की नागरिकता जांच रहा है। चुनाव आयोग का ये काम नहीं है, नागरिकता जांचने का काम चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सरासर गलत है, गैर संवैधानिक है। ये बातें दलीलों के जरिए वो उन्होंने अपनी बातें रखी, पॉइंट दर पॉइंट अपनी बात रखी थी अभिषेक मनु सिंघवी। उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की संख्या में अपार गिरावट, पुरुषों की संख्या में भी अपार गिरावट, इन सब की बात यहाँ वृंदा ग्रोवर रख रही हैं। वृंदा ग्रोवर ने अपनी बात रखते हुए उन्होंने 17 लाख में से जो 17 लाख नाम काटे गए, उसमें से 4,90,000 महिलाओं के नाम की बात भी कर रही हैं, और वो भी मात्र 6 महीने में, 6 महीने के अंदर अगर 4,90,000 महिलाओं के नाम कट जाएं अचानक, जिनके नाम पहले ऑलरेडी थे, 17 लाख लोगों में से 4,90,000 के नाम काट देना, उसमें भी वो भी खासकर महिलाओं के नाम काटना, इसके क्या मायने हैं, ये सारी बात यहाँ रख रही थी। और उसके अलावा इन्होंने कहा है कि सरपंच के घर पर जाकर अपनी वंशावली लेना, अपने पिता का जन्म स्थान पता करना, जन्म की तारीख, माता का जन्म सर्टिफिकेट, ये सब लेना, ये कहाँ तक जायज़ है, कितना जायज़ है। जो लड़की शादी होकर ससुराल चली गई वो दोबारा आएगी अपने मायके में, उसके बाद सरपंच के यहाँ के पास जाएगी, और इन सब के लिए समय भी बहुत कम है और लॉजिकली नहीं है, और सामाजिक रूप से भी ये वहाँ पर कई जगहों पे, कई राज्यों में और कई गाँवों में इन चीज़ों की अनुमति नहीं रहती है। उसके बाद अगर ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एसआईआर ही गड़बड़ है, एसआईआर में ही यहाँ गड़बड़ियाँ हैं, दिक्कत है। इसीलिए यहाँ इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। ये एसआईआर गैर कानूनी है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। अमलेंदु जी जी बिल्कुल राजीव जी, बताया है कि बिल्कुल गैर कानूनी है, और उसमें जो संविधान में प्रदत्त शक्तियाँ हैं उनका उल्लंघन किया है चुनाव आयोग ने, ये साफ तौर पर बताया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ये बताया, और वृंदा ग्रोवर भी ये बता रही हैं कि जो शक्तियां चुनाव आयोग को संविधान ने नहीं दी हैं, जो शक्तियां संसद के पास हैं, उन्हीं का अपहरण जो है वो किया है चुनाव आयोग ने। और आपको याद होगा राजीव जी कि जिस समय सुनवाई शुरू हुई थी, सबसे पहले वृंदा ग्रोवर ने ही ये जो पॉइंट जो रखा था कि भाई इनको ये अधिकार नहीं है, ये संसद की शक्तियों का अपहरण चुनाव आयोग कर रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने विस्तार के साथ राजीव जी कल और आज जो है, मतलब पिछली सुनवाई थी और आज जो है, इसमें बहुत विस्तार के साथ टू द पॉइंट संविधान क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
चुनाव आयोग को क्या शक्तियां प्राप्त हैं, क्या शक्तियां संसद की हैं, इम्यूनरेशन फॉर्म भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है, चुनाव आयोग नियम बना सकता है कि नहीं बना सकता। बहुत विस्तार के साथ इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली सुनवाई पर और आज अपनी बात राजीव जी रखी है। जी बिल्कुल, आज अब वृंदा ग्रोवर अपनी बात रख रही हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी, कपिल सिब्बल ने भी बात रखी थी पहले, और अभी कपिल सिब्बल चूंकि उधर उमर खालिद के केस को लड़ रहे हैं, वहां पर भी एक 2 जजों की अलग बेंच बैठी हुई है जहां पर उनकी सुनवाई चल रही है। उमर खालिद के केस में कपिल सिब्बल जो दलीलें पेश कर रहे हैं उसमें से अमरावती में उमर खालिद ने जो भाषण दिया था 17 फरवरी को, जबकि दिल्ली में दंगा होता है 23, 24 और 25 फरवरी को, तो चूंकि दिल्ली दंगे से पहले अमरावती गए हुए थे उमर खालिद, और आने के बाद जब दंगा होता है उसके बाद उमर खालिद के ऊपर भी यूएपीए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जो आज तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। तो उन पर यहाँ चर्चा दलीलें पेश की जा रही हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से एक वीडियो दिखाया गया, कपिल सिब्बल ने दिखाया बेंच को। उस वीडियो में उमर खालिद महात्मा गांधी के आदर्शों का वहां हवाला देते हैं और अहिंसा की बात वो करते हैं, और कह रहे हैं कपिल सिब्बल की जो इंसान भाषण में अहिंसा की बात कर रहा है वो हिंसा और उकसाने वाली बात क्यों करेगा, उसके ऊपर यूएपीए कहां से लागू होता है। ये सारी बातें उन्होंने कही कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि किसी भी ढंग से कोर्ट से जो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, कोर्ट से हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी, सहायता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, और अभी तक हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं जमानत के लिए। तो एक तरफ इधर कपिल सिब्बल की बात, दूसरी तरफ हमने एक केस और भी बताया। जब एसआईआर की बात चल रही है तो एसआईआर में 3-4 चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक टोटल ओवरऑल एसआईआर की जो प्रक्रिया है वही गलत है, इस पर सुनवाई चल रही है। दूसरा, केरल सरकार ने कहा है कि बहुत कम समय दिया गया है जिसमें सबको आना बहुत मुश्किल है। 37 लाख केरल के लोग बाहर रहते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट में, और इन 35-37 लाख लोगों को आना, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना संभव नहीं है, और इसीलिए यह प्रक्रिया, इस पर रोक लगनी चाहिए या इसे कई साल तक के लिए आगे बढ़ा देनी चाहिए। एक तो यह सवाल उठा है। दूसरा है बीएलओज की मौत, और खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर जो पहलू है उस पर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में, बीएलओ और तमिलनाडु को लेकर। तो अलग अलग मुद्दों पर अमलेंदु जी चर्चा हो रही है, जिसमें यहां मुख्य रूप से जब हम मुख्य एसआईआर की बात करते हैं कि एसआईआर लीगल है, वैध है या नहीं है, तो बातें आती हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, कपिल सिब्बल ने क्या कहा, वृंदा ग्रोवर अभी क्या कह रही हैं, और साथ में उधर वकील साहब जो हैं चुनाव आयोग के, राकेश द्विवेदी साहब, वो क्या कह रहे हैं। ये बातें आती हैं अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल ये बातें आती हैं। और महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि अब जो बहस हो रही है वो बहस हो रही है इस बात पे कि ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, मतलब संवैधानिकता पर बहस हो रही है चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम पे एसआईआर को लेके। और जो कहना है वो कहना ये है अभिषेक मनु सिंघवी का साफ साफ, और वृंदा ग्रोवर का भी, कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने की संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ये इन्होंने गलत तरीके से किया है, और संविधान में जो इनको शक्तियां प्राप्त हैं उनका इन्होंने एक तरह से कहा जाए उल्लंघन किया है, और संसद की शक्तियां जो हैं उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया है, और मतलब उसका एक तरीके से अपहरण किया है संसद की शक्तियों का। ये साफ तौर पर दलील जो है राजीव जी वो दी गई है अभिषेक मनु सिंघवी और वृंदा ग्रोवर की तरफ से। और वृंदा ग्रोवर जो महिलाओं के मुद्दे को लेकर खासतौर से ज़्यादा बात रख रही है कि किस तरीके से महिलाओं के नाम जो हैं वो ज़्यादा काट दिए गए, और क्यों काट दिए गए, जबकि वो पहले जो जनवरी 2025 की लिस्ट है उसमें वो महिलाएं हैं। 6 महीने के अंदर ही जो है इतने नाम काट दिए जाते हैं। तो इसको लेकर जो है वो बात कर रही हैं वृंदा ग्रोवर की किस तरीके से महिलाओं के साथ जो है ये अत्याचार चुनाव आयोग कर रहा है। राजीव जी जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग की बात, और चुनाव आयोग में वृंदा ग्रोवर अपनी बात रख रही हैं, चुनाव आयोग के सामने उनके खिलाफ दलीलें पेश कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई के कोर्ट में ये केस है, कोर्ट नंबर 1 में, और आप जानते हैं कि अगले 17 महीनों के लिए अब मुख्य सीजेआई जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बन चुके हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत।
जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सत्ता पक्ष के तरफ झुके हुए नजर आते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ, जब पिछले हफ्ते जब दलीलें पेश की जा रही थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तो अभिषेक मनु सिंघवी जब अनुच्छेद 327 और इसकी गंभीरता, वास्तविकता और साथ साथ इसकी लीगलिटी की बात कर रहे थे, SIR की बात कर रहे थे, तब जस्टिस सूर्यकांत साहब झपकियां ले रहे थे, ऊँघ रहे थे, नींद आ गई होगी शायद, तो ये वीडियो भी वायरल हो रहा था। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनको लेकर और वो उनसे जब केरल की सरकार ने अभी बोला कि मिलॉर्ड 35 लाख लोग हमारे बाहर हैं, गल्फ कंट्रीज में नौकरी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, और वो नहीं आ पाएंगे फिजिकली, आप कम से कम इसको अभी रोक लगाइए या आगे बढ़ाइए, तो आप कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय मैं बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। यानी लीगलिटी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल चीजों को नहीं देख रहे हैं, और यह बात यहां कहीं ना कहीं देश की जनता भी समझ रही है। आप जिस भी कुर्सी पर बैठे रहिए, मैं इस कुर्सी पर बैठकर अभी लाइव कर रहा हूं, आप लोगों तक खबरें पहुंचा रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं अपना काम कर रहा हूं, और आप जिस कुर्सी पर बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप अपना काम कर रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए। क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं? और यह सवाल अगर मुझसे पूछा जाएगा तो क्या यह सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल You are the citizen of this country, India. तो जब आप सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैं तो आपको इस देश के बारे में भी, देश के हित के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन क्या यहां सोचा जा रहा है? कुर्सियों पर बैठे हुए लोग क्या ऐसा सोच रहे हैं? उधर अगर चले सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलकर अगर संसद की तरफ चलते हैं तो संसद में भी हम यही देखते हैं। संसद में क्या चल रहा है? विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि SIR पर चर्चा करवाओ। सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार तो अपने हिसाब से चुनाव जीतना चाहती है। सरकार चुनाव दर चुनाव जीतना चाहती है। कल आपने सुन लिया नरेंद्र मोदी का भाषण। नरेंद्र मोदी संसद परिसर में आते हैं, मीडिया के सामने खड़े होते हैं, मीडिया को उद्बोधन करते हैं। मतलब मीडिया से वो बातें नहीं कर रहे हैं, मीडिया को अपना भाषण सुनाते हैं कि ड्रामा चल रहा है। सबसे पहले मौसम का मजा लीजिए, सिर पटक लीजिए आप। इस मौसम में लोग मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी आपकी उम्र 10 साल कम हो गई इसी मौसम में। जिम्मेदार कौन होगा? वही जो कह रहा है मौसम का मजा लीजिए, वो जिम्मेदार होगा। लिख के देंगे क्या कि तुम्हारी मौत के लिए, तुम्हारी असमय मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं? नहीं देंगे। तो ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ड्रामा मत कीजिए। यहां पे कहते हैं नारे के लिए देश के अलग अलग कोने में, और मैं समझ रहा हूं कि आने वाले चुनाव भी तुम हारोगे। अरे भाई, आप कैसे पता आपको कि चुनाव विपक्ष हारेगा? इसका मतलब है कि तुम चोरी कर रहे हो। अमरेंदु जी, इसका मतलब तो यही है कि आप चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पहले से रिजल्ट पता है, आप परीक्षा दिए नहीं, एग्जाम में बैठे नहीं, उससे पहले आप कह रहे हो कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा, डिस्टिंक्शन लाऊंगा। इसका मतलब है कि आपको पहले से पेपर लीक है आपका। और पेपर लीक कराने वाला कौन है? चुनाव आयोग। जो पेपर लीक करवा रहा है, मतलब चुनाव में आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए तैयार तो हो रही है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड विपक्ष के लिए क्यों नहीं है? समान मैदान में लड़ाई होती है, आमने सामने की लड़ाई। आमने सामने की लड़ाई ये नहीं होती कि वन साइडेड हो। यहां सब कुछ 2024 के बाद, 2024 में जब बीजेपी हारी, अपने दम पे जीत नहीं पाई, आपको पता है कि 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। तो बीजेपी जब 2024 का चुनाव हारी है, किसी भी ढंग से 2 बैसाखियों के सहारे जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद से इन्हें हर चुनाव जीतना है। उसके लिए एन कैन प्रकारन जैसे भी हो चोरी करो। और इसीलिए यहां बहुत कुछ बदलते हुए आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दलीलें कितना कारगर होंगी जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी, हमारे तमाम साथी लिखते हैं कि हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी आज हमारे हिसाब से नहीं है। अगर ये बात कही जा रही है तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन दलीलें वहां भी पेश की जा रही हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, वहाँ भी दलीलें पेश की जा रही हैं। और वृंदा ग्रोवर जो है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो और उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स है 1960 है, 1960 उसको देखिए, एन्यूमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग का बनाया हुआ है, जिसके पास कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है।
ये जो फॉर्म है ये चुनाव आयोग ने बनाया है, ये संविधान ने बना के नहीं दिया, संसद ने बना के नहीं दिया। और यह उन शक्तियों को अपने हाथ में लेने की कोशिश है जिनके बारे में कभी यह सोचा भी नहीं गया था, और अब ये लेजिस्लेटिव डोमेन में आ गया है। ये है दूसरा डॉक्यूमेंट के नेचर के अलावा जो खुद ही प्रॉब्लम वाला है, फॉर्म 6। हर फॉर्म को लेजिस्लेटिव मंजूरी चाहिए। फॉर्म 6 को भी लेजिस्लेटिव मंजूरी है, फॉर्म 7 को भी है, फॉर्म 8 को भी है, लेजिस्लेटिव मंजूरी। एनुमरेशन फॉर्म आपने जो भराया है उसको लीगल मंजूरी नहीं है। यहां वृंदा ग्रोवर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को रेज कर रही हैं कि जो एनुमरेशन फॉर्म है, गणना फॉर्म जो आप भरवा रहे हैं, आखिर उसको लीगल एंटिटी उसकी कहां से आती है? आप बताइए, इसको लीगल एंटिटी किसने दी है? क्या चुनाव आयोग कानून बनाने का जरिया है? क्या चुनाव आयोग खुद कानून बना सकता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 धारा 21/3 इसका जिक्र बार बार आ रहा है। व्यवहारिक प्रक्रियाओं में ग्रोवर कह रही हैं कि व्यवहारिक प्रक्रियाओं में जो क्या होता है, कितने लोग छूट जाते हैं, कितनी अपीलें आती हैं, यह संवैधानिक व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह संवैधानिक व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। वृंदा ग्रोवर कहती हैं दस्तावेजों की प्रकृति के अलावा जो अपने आप में समयाग्रस्त है, फॉर्म 6 को लीजिए, हर फॉर्म को विधायी मंजूरी की जरूरत होती है। एनुमरेशन फॉर्म और घोषणा फॉर्म चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए हैं जिनकी कोई संवैधानिक पवित्रता नहीं है, एंटिटी नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है, और इसको आप लेकर चले आए हैं। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? जब सब लोग अपना अपना नियम बनाने लगेंगे तब तो हो गया। मैं दिन को कहूं रात और आप रात को कहेंगे दिन, तो नहीं चलेगा। सूरज निकलेगा तो दिन होगा और सूरज डूबेगा तो रात होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं जी, सूरज डूब गया, अब हम इसको दिन कहेंगे। तो चलिए भाई, फिर तो आप इस जंगल में रहिए। यह जंगल का कानून है, जिसकी जो मर्जी उसको मारेगा, जिसकी जो मर्जी उसको खाएगा, जिसकी जो मर्जी वो करेगा। क्या यही है? क्या लोकतंत्र देश इसी ढंग से चलता है? भारत को बड़े गर्व के साथ कहते हैं सबसे मजबूत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। क्या खाक बड़ा लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है जहां जिसकी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की सिटीजनशिप को मापा जाए, सिटीजनशिप को चेक किया जाए, नागरिकता जांच करने का अधिकार जिसको नहीं, वो नागरिकता जांच रहा है। यहां तो वही है। कुल जमा यह है कि नागरिकता के नाम पर बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाया जाए और बाकियों के वोट बैंक को काटा जाए। बिल्कुल ये एक लाइन में है, अंडरलाइंड है, और ये मैं खुल के कह रहा हूं, बहुत सारे लोग बिना खुले कहते हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट में इसी को चैलेंज किया गया है। अमरेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, इसी को चैलेंज किया गया है और साफ तौर पे कहा है वृंदा ग्रोवर ने कि ये जो इम्यूनरेशन फॉर्म इन्होंने बनाया है, गणना प्रपत्र बनाया है, इसकी कोई लेजिस्लेटिव इससे पास नहीं हुआ है, इसकी कोई लीगल एंटिटी जो है वो नहीं है, कोई इसकी कानूनी वैधता नहीं है। चुनाव आयोग को कोई भी फॉर्म बनाने का या नियम बनाने का अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बिल्कुल। और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था कि जो चुनाव आयोग को शक्तियां मिली भी हैं वो शक्तियां संविधान ने दी हैं, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन संवैधानिक संस्था ने जब शक्तियां दी तो उन शक्तियों के अधिकार क्षेत्र भी बता दिए कि आपको ये अधिकार है, इस सीमा के बाहर आप नहीं जा सकते। तो आप एक संवैधानिक संस्था हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप संवैधानिक संस्था हैं तो आप संविधान से बाहर जाकर काम करने लग जाएंगे। आपको संविधान से जो शक्तियां मिली हैं आप उसी के दायरे में काम कर सकते हैं, और आप जो है वो संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर आप एक असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं और संसद की शक्तियों का अपहरण करके आप कानून बना रहे हैं। ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये साफ तौर पर कहना था अभिषेक मनु सिंघवी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था, यही वृंदा ग्रोवर कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जो फॉर्म अभी पूरे देश के लोगों से भरवा रहे हैं, आपने बिहार में भरवाया, उसके बाद 12 राज्यों में आप भरवा रहे हैं, आपको इस फॉर्म को बनाने के लिए किसने कहा? ये फॉर्म कहाँ से आपने, क्योंकि चुनाव आयोग के एक एक फॉर्म जो हैं वो लीगल एंटिटी हैं, वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी है कि नहीं है, ये यहाँ पूछ रही हैं वृंदा ग्रोवर कि आखिर
इसको संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ये जो एनुमरेशन फॉर्म आप कह रहे हैं, किसने बना दिया? आपकी मर्जी आई, उसमें आपने 11 दस्तावेज लिख दिए। आपकी मर्जी आई, आपने उसमें से आधार कार्ड को हटा दिया, जबकि आधार कार्ड यहाँ होना चाहिए था। ये सारी बातें यहाँ आती हैं जिसके बारे में यहाँ बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कॉग्निजेंस लेता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को, इस मामले को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें कितनी टिक पाती हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है अमलेंदु जी। इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट क्या विचार करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन लगातार चर्चा जारी है और उसमें भी लीगल एंटिटी की बात है, संवैधानिकता की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी की बात है, ये सैंक्टिटी की बात है कि आखिर क्यों नहीं, किस हिसाब से इसको देखा जाए। अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें चल रही हैं। बिल्कुल राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं और सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो यही चल रही है कि चुनाव आयोग जो करा रहा है SIR, ये कराने का उसको अधिकार ही नहीं है, उसके पास शक्तियाँ ये कराने की नहीं है। और ये फॉर्म जो बनाया है इम्यूनरेशन फॉर्म, इसको बनाने की अधिकार नहीं है, क्योंकि चाहे फॉर्म 6 हो, चाहे फॉर्म 7 हो, चाहे फॉर्म 8 हो, जो भी फॉर्म है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो है उनको वैधता मिली हुई है संसद के जरिए। तो नियम बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है और ये एम्यूनरेशन फॉर्म चुनाव आयोग ने खुद बना लिया। और राजीव जी, आज जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर छपी है उसका भी यहाँ जिक्र करना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी हो जाएगा। हालांकि उस पर हम लोगों ने ब्रेकिंग भी की थी और वीडियो भी उस पर तैयार हो रहा है। वो खबर क्या है? ये है कि जो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, इसमें जो नागरिकता का क्लॉज जोड़ा गया। और पहले इसमें नागरिकता का क्लॉज राजीव जी जोड़ा जा रहा था, उनकी आपत्ति के बाद वो नागरिकता का क्लॉज तो हटा दिया गया, लेकिन साथ में ये जोड़ा गया कि साहब वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कोई विदेशी मतदाता जो है वो तो इसमें शामिल नहीं हो गया है। और उनकी आपत्ति के बाद जो था वो हटा दिया गया नागरिकता वाला उसमें से क्लॉज, और व्हाट्सएप के ऊपर ही सैंक्शन हो गया। व्हाट्सएप पे, यानी आप देखिए कितनी जल्दी थी, क्या हड़बड़ी थी, आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप पे कानून बन गया, वो फॉर्म व्हाट्सएप पे हो गया, SIR की पूरी प्रक्रिया व्हाट्सएप पे जारी हो गई, उसी पे सैंक्शन हो गई। और जब जो आखिरी फाइनल ड्राफ्ट जारी, मतलब उसका आदेश जारी हुआ, तो उसमें एक आधा सेंटेंस था, सेमी कॉलम के बाद वो सेंटेंस गायब था। और उस पर आज तक चुनाव आयोग ने कोई सफाई नहीं दी है कि इस सेंटेंस के बाद जो आपने अधूरा छोड़ा, इसके आगे क्या था, जरा ये तो बता दीजिए। वो भी नहीं है। 2003 की जो SR कराई थी उसमें क्या दिशा निर्देश थे वो आप बता दीजिए, वो भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। और आपने सीमा तय कर दी है कि भाई 2003 की SR में जिसका नाम था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत गंभीर मामला है, उस मामले का जिक्र यहाँ कर रहे हैं अमलेंदु जी, और बहुत गंभीर है। एक्चुअली है ऐसा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, एक उनके 2 साथी हैं, उनमें से एक साथी हैं सुखबीर सिंह संधू जो चुनाव आयुक्त हैं। और जब SIR की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही थी तो ये फाइल इन लोगों के बीच भी गई, क्योंकि इनकी मजबूरी है ज्ञानेश कुमार की कि अपने दोनों साथियों के बीच इसे साझा करें कि हम देश में करने क्या जा रहे हैं। तो संधू ने उस आदेश के ड्राफ्ट जो संस्करण है उसमें एक सतर्कता वाली टिप्पणी की थी कि आप इसको आप हटा दीजिए। जिसको उन्होंने जो कहा था उसको हटा दिया गया। कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता, जो ओरिजिनल मतदाता हैं या जो नागरिक हैं, विशेष रूप से जो वृद्ध हैं यानी बूढ़े हैं, बीमार हैं, दिव्यांग हैं या गरीब हैं या अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको परेशान न किया जाए, वो परेशानी महसूस न करें, फील न करें कि उनको परेशान किया जा रहा है, और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए जब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हो, यानी SIR जब किया जाए। इसी को आज इंडियन एक्सप्रेस ने वो किया है, लिखा है, और उसने कहा है कि ये जो आदेश दिया गया है उसमें पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में SIR को साफ तौर पे नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था, और नागरिकता अधिनियम से इसको SIR को जोड़ दिया गया था, और अधिनियम में बदलाव की इस प्रक्रिया का औचित्य बताया गया था कि क्यों बदलाव किया जा रहा है। और उस आदेश में लिखा क्या गया था?
लिखा गया था कि चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार केवल नागरिकों के ही नाम मतदाता सूची में शामिल हों। नागरिकता अधिनियम में 2004 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था और उसके बाद देश भर में कोई गहन संशोधन नहीं किया गया था, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। यही था। और याद कीजिए, ये बात चुनाव आयोग एक नहीं कई बार इसी सुप्रीम कोर्ट में उसने कही है, हलफनामा देकर कही है, हलफनामा देकर कही है, और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ना करे। हाँ, ये भी हलफनामे में कहा है राजीव जी, ये भी कि हम उन्हीं को भारत का जो भारत का नागरिक होगा, इसको दूसरे नाक सीधा ना पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ना और ये बताना कि हम तो भाई वोट देने का अधिकार किसका है, जो भारत का नागरिक होगा। जब अब भारत का जो नागरिक होगा उसी को हम वोटर बनाएंगे। तो यानी आप वोटर तभी बनाएंगे जब आप नागरिकता चेक करेंगे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भारत चुनाव आयोग का ये संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता अधिनियम है, उसके अनुसार केवल उन्हीं नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करें जो यहाँ का नागरिक हो। और नागरिकता अधिनियम 2004 में संशोधन हुआ था, उसके हिसाब से उसके बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई गहन संशोधन नहीं किया गया देश भर में। हम करने जा रहे हैं। ये किसके दिमाग की उपज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसके जरिए आप कहां जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये समझ से परे है अमलेंदु जी। या सिर्फ और सिर्फ किसी भी ढंग से हमको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता, आखिरी प्राथमिकता है, ये है यहां पर साफ साफ। अच्छा, कल राजीव जी एक काम और किया है आपने, ज्ञानेश कुमार जी ने, अब वो जो है खुद को राष्ट्रपति भी समझने लगे हैं। राष्ट्र के नाम संदेश जो है कल उन्होंने जारी किया राजीव जी, 2 मिनट के, लगभग 2 मिनट का, है ना। तो राष्ट्र के नाम संदेश या तो प्रधानमंत्री का होता है या राष्ट्रपति का होता है। ये चुनाव आयोग को कौन सी शक्तियां प्राप्त हो गई कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करें अपना। तो यानी अब वो खुद को राष्ट्रपति से ऊपर समझ रहे हैं। अरे भाई, आपने अब तक अमित शाह के अंडर काम किया तो आप वही रहो ना। अगर आपको संवैधानिक पद मिल गया है तो आप काहे को संविधान से ऊपर चले जा रहे हो। लेकिन वो हर काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं बताने की कि वो संविधान से ऊपर हो गए। चूंकि नया चुनाव आयोग है जिसको मोदी जी ने सैंक्शन किया है, तो इसलिए नया चुनाव आयोग नए तरीके से काम करेगा, राष्ट्रपति से भी ऊपर हो जाएगा। सो कॉल्ड मोदी जी का जो नया भारत है जी, उसका नया चुनाव आयोग। हाँ बिल्कुल। यहाँ वृंदा ग्रोवर सवाल कर रही हैं और वृंदा ग्रोवर, उधर बहस चल रही है दोस्तों। हम लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो भी है, साथ साथ कुछ और अन्य खबरों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वृंदा ग्रोवर अपनी बहस पूरी कर रही हैं। उस बहस में वो कह रही हैं कि अलग अलग एनुमरेशन फॉर्म क्यों होने चाहिए, जबकि कानून के तहत अन्य फॉर्म संक्षिप्त और गहन संशोधन के लिए मौजूद हैं। कई ढेर सारे फॉर्म ऑलरेडी हैं। अगर आपका नाम जुड़वाना है तो फॉर्म है, फॉर्म 6 है। नाम कटवाना है तब फॉर्म है। स्थानांतरित हो गए हैं, कहीं शिफ्ट हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं, तब है फॉर्म। किसी की डेथ हो गई है और नाम कटवाना है तब है, फॉर्म 8 है। सब कुछ तो है ऑलरेडी। तो उसमें आप ये नया क्या लेके आए, झुंझुना। इस झुंझुने को बाहर करो, ये अवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, ये इलीगल है, ये बात यहाँ कह रही हैं। बिल्कुल राजीव, यही कह रही है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और ये नया फॉर्म आप क्यों ले आए, जबकि आपको अगर रिवीजन करना है, कुछ करना है, उसके लिए फॉर्म है अलग से। भाई फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 वो रिवीजन के ही तो फॉर्म है। अगर किसी का नाम कटवाना है तो फॉर्म 7 आपको भरना है, स्थानांतरण है तो फॉर्म 8 भरना है, नया आपको वोटर बनाना है तो फॉर्म 6 भरा जाना है। ये है जब ऑलरेडी फॉर्म। तो ये नया इम्यूनरेशन फॉर्म आप क्यों ले आए, कहाँ से ले आए, और इसकी वैधता क्या है, इसको कहाँ से सैंक्शन मिला है, ये सवाल जो है वृंदा ग्रोवर ने उठाए हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वृंदा ग्रोवर लगातार अपनी बातें यहाँ रखते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखते हुए यहाँ पे, और अलग अलग ढंग से वृंदा ग्रोवर की जो बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें जिसको यहाँ पे रख रही हैं। और इसमें फॉर्म की बात कह रही हैं कि आप अलग अलग फॉर्म क्यों लेकर के आ रहे हैं, इन अलग अलग फॉर्म्स की ज़रूरत क्या है, ये सारी बातें यहाँ रखते हुए, और फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 की बात यहाँ पर कर रही हैं वो। और साथ में लेकिन कुछ चीज़ें, थोड़ा एक संशोधन भी मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2025 जनवरी में जो महिलाओं की वहाँ बिहार की बात थी, उस माफ़ी चाहूँगा, उसमें जो 6 महीने में ऑलरेडी SIR के बाद जो कुछ हुआ, उसमें ये कहा गया कि
25 की जो थी एसआर थी जी, उसमें से जो था वो 4 लाख की गिरावट के बाद ये 79,000 हो गया। 79,000 7,90,000 हाँ 7,90,000 रह गया। वो रह गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और दूसरा ये था कि ये एसआईआर के बारे में कि ये उन शक्तियों को अपने अधिकार में लेने का एक प्रयास है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा गई थी, और अब ये विधायी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। ये बात यहाँ पर, और यहाँ इन्होंने ये भी कहा था कि कृपया चुनाव निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 आप देखिए। एनुमरेशन प्रपत्र चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया है और इसका कोई विधायी अधिकार नहीं है। उसी एनुमरेशन फॉर्म की जो बात मैं कर रहा था, आप कर रहे थे, कि इसका कोई विधायी अधिकार नहीं है जिसको यहाँ पर किया गया है, लाया गया है। तो बहुत गंभीर चर्चा चल रही है, गंभीर बहस चल रही है, और अभी भी दलीलें पेश कर रही हैं यहाँ वृंदा ग्रोवर। जी आज भी वृंदा ग्रोवर कर रही है, और इस पर सीजीआई का कहना है कि मैंने कहा था कि जो आर्टिकल 327 है वो आर्टिकल 324 की शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था। अब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था तो जस्टिस सूर्यकांत का ये व्यक्तिगत मत है कि सुप्रीम कोर्ट का मत है, अब ये देखना पड़ेगा राजीव जी, क्योंकि संविधान के मामले में अगर कोई टिप्पणी होगी तो संविधान पीठ करेगी, कोई व्यक्तिगत जज जो है वो टिप्पणी मुझे लगता है कि नहीं करेंगे। बाकी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट समझता हो कि कोई व्यक्ति I had said that Article 327 will not tinker with the plenary powers of Article 324। तो ठीक है कि मैंने कहा था कि अनुच्छेद 327 अनुच्छेद 324 की पूर्ण शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा आपने कहा था, लेकिन यहाँ छेड़छाड़ हो रही है ना, ये तो साबित करके गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने तो साबित कर दिया है, बिल्कुल साबित किया है। और वृंदा ग्रोवर ने इसी पर फिर राजीव जी अपनी बात आगे रखी, और वृंदा ग्रोवर ने कहा साफ तौर पे कि भाई ये जो इम्यूनरेशन फॉर्म है, गिनती के फॉर्म जो है, इसको मनमाने ढंग से फॉर्म 6 को छोटा कर देता है, और इससे सिस्टम में स्ट्रक्चरल नुकसान होता है। उसका सीधा असर ज़्यादा कमज़ोर ग्रुप हैं और महिलाएँ हैं उनके ऊपर पड़ता है, ये जो उन्होंने इम्यूनरेशन फॉर्म बना दिया है इससे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एनुमरेशन फॉर्म वही जो 6 की बात है, जो फॉर्म 6 की बात है, उस 6 को आप और छोटा कर रहे हैं। एक ऑलरेडी 1960 में ऑलरेडी 61 में ऑलरेडी फॉर्म तैयार हुआ था, और उसको आप 2025 आते आते अब जा रहा है, दिसंबर का महीना 2 तारीख है, आज 2 दिसंबर है, और आप इस फॉर्म को आप कहीं ना कहीं दूसरे ढंग से लेके जा रहे हैं, और ये प्रणालीगत संरचना असुविधा पैदा करता है, और ये सीधे तौर पर अधिक असुरक्षित समूह और महिलाओं को प्रभावित करेगा। ज़्यादा असुरक्षा का भाव यहाँ पैदा होगा, महिलाओं को भी प्रभावित करेगा। ये इस एनुमरेशन फॉर्म की बात यहाँ पर वृंदा ग्रोवर कह रही हैं, और वृंदा ग्रोवर यहाँ पर अपनी दलीलें पेश करते हुए 4 बजने को 3:45 है का टाइम है, और ये लगातार बहस अभी जारी है एसआईआर पे। अमलिंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, एसआईआर पर बहस जारी है, और लगता है कि 4 बजे तक तो ये बहस चलेगी ही चलेगी, और उसके बाद शायद हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, और या हो सकता है इसके लिए फिर 4 दिसंबर को फिर सुनवाई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी बहस चल रही है। वृंदा ग्रोवर जो है वो अपनी बात रख रही हैं, और ये साफ तौर पर उनका कहना है कि जो फॉर्म मतलब इम्यूनरेशन फॉर्म है, इसने फॉर्म 6 की महत्ता को कम कर दिया। एक नया बवाल जो है, सिरदर्द मतलब इसको कहा जाए, वो पैदा कर दिया है इसने, और इसका जो सीधा सीधा असर है वो कमज़ोर ग्रुप जो हैं उनके ऊपर, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा है, और महिलाओं को खास तौर से जो काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और जो हाशिए के समुदाय जिनको कहा जाता है, वो हाशिए के समुदाय जो हैं उनके ऊपर सीधा सीधा ये इम्यूनरेशन फॉर्म जो है वो प्रहार कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हाशिए पर इसका प्रहार तो है ही, लेकिन वृंदा ग्रोवर की दलीलें उन्हीं दलीलों को, जो दलीलें उन्होंने कहा भी था कि मैं अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को ही आगे बढ़ाऊंगी, और वही यहाँ बढ़ा भी रही हैं, और यहाँ लीगलिटी की बात कर रही हैं कि आप एनुमरेशन फॉर्म लेके आए, आपने किससे इस फॉर्म को पास करवाया, लीगलिटी चेक किसने की, इसको लीगल किसने बनाया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे कि कल 2 या 3 मिनट का भाषण राष्ट्र को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कैसे दे दिया। एक एक अधिकारी अलग अलग ढंग से अगर भाषण देने लगे तब तो हो गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, आकर प्रेस के जरिए पहुंचिए आप लोगों तक। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आके प्रेस को उद्बोधित करते हैं, खड़े होके मौसम का मजा लीजिए कहते हैं, चले जाते हैं।
ज्ञानेश कुमार जी रात को आते हैं, अवतरित होते हैं, 3 मिनट भाषण देते हैं, चले जाते हैं। आखिर देश में चल क्या रहा है? बिल्कुल राजीव जी, और प्रधानमंत्री को भी कोई आपत्ति नहीं होती है, ना राष्ट्रपति को कोई आपत्ति होती है। ज्ञानेश कुमार जी राष्ट्र के नाम संदेश कैसे प्रसारित कर रहे हैं भाई? क्या है ज्ञानेश कुमार जी राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करेंगे? आप एक संवैधानिक संस्था हैं राजीव जी, कल को जो है मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी ये राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करने लग जाएं। बहुत से आयोग हैं इस देश के अंदर, वो हर आयोग का अध्यक्ष जो है वो करने लग जाए। तमाम आयोग तो राजीव जी ऐसे हैं जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे उनके अध्यक्षों के। तो चुनाव आयोग तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो आपको ये शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होंगी कि आप राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करने लग जाएं? आप राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित कर रहे हैं और ठीक उसी तरीके से कुर्सी पर बैठ के जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश दिया करते हैं। तो ये यानी राजीव जी एक तरीके से संविधान के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, ये आरोप लग रहे हैं। और अदालत के अंदर भी यही तर्क दिए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग अब संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और संविधान में उसको जो शक्तियां प्राप्त नहीं हैं उनका भी अपहरण, चुनाव आयोग उन शक्तियों का अपहरण कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच वृंदा ग्रोवर अपनी बात रखते हुए लगातार वृंदा ग्रोवर जो हैं वो इसी मसले पर यहाँ की इस एंटिटी पे, इस लीगल एंटिटी पे कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये संवैधानिक तौर पर, इस पर अपनी बात रखते हुए वृंदा ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जो माल्या बागची और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, ये दोनों अपनी बात रख रहे हैं। और वृंदा ग्रोवर जो हैं अपनी बात नहीं, इनकी बात सुन रहे हैं और वृंदा ग्रोवर अपनी बात रख रही हैं लगातार। अमलेंदु जी लगातार रख रही हैं, बिल्कुल लगातार रख रही हैं राजीव जी। और बीच बीच में सवाल जवाब भी थोड़े थोड़े हो रहे हैं, CJI कुछ कह भी रहे हैं और उसका जवाब भी दिया जा रहा है। वृंदा ग्रोवर बहुत कायदे के साथ एक तरीके से कहा जाए राजीव जी वो चीज़ें रख रही हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने जो है वो संविधान के बाहर जाकर काम किए हैं और किस तरीके से जो समुदाय, जो उपेक्षित समुदाय हैं, वंचित तबके हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से ये षड्यंत्र के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। जो चुनाव आयोग ने इम्यूनरेशन फॉर्म जारी किया और SIR की पूरी प्रक्रिया जो इसको इस तौर पे देखा जाना चाहिए। ये वृंदा ग्रोवर का एक तरीके से तर्क जो है वो उसके अंदर एक भावना ये भी राजीव जी दिखाई पड़ती है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे तो बहस हो ही रही है कि इसको चुनाव आयोग को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, संविधान ने अधिकार प्रदान नहीं किए हैं, लेकिन जो इसका असर पड़ रहा है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहे हैं इसकी तरफ भी वृंदा ग्रोवर ने ध्यान आकृष्ट किया है। जी, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को मजा आएगा सुन के। ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, उसको अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। सेवा तीर्थ, तीर्थ पर जानते हैं आप, तीर्थ होता है जब आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भगवान की उपासना के लिए जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, पूजन पाठ के लिए जा रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं, उसको तीर्थ कहा जाता है। तो सेवा तीर्थ के रूप में जाना जाएगा अब प्रधानमंत्री का कार्यालय। और देश के जितने भी राजभवन हैं, जिनको राजभवन कहा जाता था, उनको अब लोक भवन कहा जाएगा। लोक भवन कहा जाएगा। अब राजभवनों को, नरेंद्र मोदी जी का फरमान है कि अब राजभवनों को लोक भवन कहा जाए। और उनका कार्यालय जिसमें वो बैठते ही नहीं है, कभी चले जाते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने लगते हैं गोदी मीडिया के लोग, तो जो उनका कार्यालय है जहां उनको बैठना चाहिए जाके, वो तीर्थाटन है वहां पे। और तीर्थ करने के लिए लोग रोज थोड़ी जाते हैं, कभी कभार चले जाते हैं। प्रधानमंत्री भी तीर्थ करने ही जाते हैं, जब भी जाते हैं तभी तो ब्रेकिंग आती है कि प्रधानमंत्री आज PMO जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को खुद याद नहीं होगा कि पिछली बार PMO गए कब थे, कैसे साल पहले गए थे। सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ। हंसी आती है, लेकिन खैर चलिए, ये खबरें हैं दोस्तों, ये खबरें हैं, इसलिए इन खबरों को सुनिए, मज़ा लीजिए। अच्छा लगे तो मज़े लीजिए, अच्छा ना लगे तब भी मज़ा लीजिए, क्या करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब सेवा तीर्थ के रूप में के नाम से जाना जाएगा। और देश भर के जितने भी राज्यपाल जो जहाँ रहते हैं, जिन्हें राजभवन कहा जाता था, उसे अब लोक भवन कहा जाएगा। चलिए ठीक है, अब लोकशाही की बात करते हैं, राजभवन की बात कर रहे हैं आप, अलग अलग कर्तव्य मार्ग की बात करते हैं, सब कुछ कहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता के कर्तव्य का ये वही है कि आप
जनता के पक्ष में, जनता के हित में आप काम करें ना करें, लेकिन जनता को बताते चलिए कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके लिए कितना सोचते हैं। 1933 से 1945 के बीच, ये जो 33 से 45, 1933 टू 1945, जर्मनी में शासक का नाम पता है आप लोगों को कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, वही एडोल्फ हिटलर जो हैं वो आज भी जाने जाते हैं, बहुत ध्यान से जाने जाते हैं, बहुत गंभीरता से जाने जाते हैं साहब। और अब भी दुनिया में कई एडोल्फ हिटलर तैयार हो रहे हैं, मजे लीजिए। खैर, तो आप मजे लीजिए। और इधर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वृंदा ग्रोवर अभी तक बहस कर रही हैं शायद, अमलेंदु जी। जी जी बिल्कुल राजीव, अभी वृंदा ग्रोवर ही जो है बहस कर रही हैं, और ये बहस जो है अभी आगे चल रही है। और जो वृंदा ग्रोवर जो हैं वो उन्होंने बहुत कायदे से पॉइंट्स रखे हैं और ये बताया है साफ तौर पे कि ये जो मतलब जो इम्यूनेशन फॉर्म है वो किस तरीके से वंचित समुदाय हैं और महिलाएं हैं उनको ये परेशान कर रहा है राजीव जी, ये साफ तौर पर ये समझा जा सकता है। और कल राजीव जी इस बीच एक खबर है वो उस पर चर्चा थोड़ा सा बीच में कर लिया है। कल एक किस्सा हुआ था कि जो संसद में कुत्ता ले आई थी एक रेणुका चौधरी जो कांग्रेस की सांसद हैं, उस पर बड़ा विवाद हुआ। अब राहुल गांधी से इस पर किसी ने कुछ पूछ लिया तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया? क्या कुत्तों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है? शायद पालतू जानवरों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर रहा है। यानी बहुत तगड़ा कटाक्ष जो है राजीव जी, वो मीडिया जिस तरीके से मुद्दा बनाता है जिन चीज़ों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी जिन चीज़ों को लेकर मुद्दा बनाती है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा कटाक्ष किया है। हाँ, इसको हम लोग सुन भी सकते हैं जब चाहेंगे तब राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कुत्ते की बात एक्चुअली हुआ ये कि रेणुका चौधरी हैं, आप जानते हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की और राज्यसभा में। और रेणुका चौधरी आ रही थी, एक एक्सीडेंट हुआ 2 गाड़ियों के बीच और वहीं पे एक कुत्ते का पिल्ला था छोटा सा। तो इनको लगा कि कहीं इस एक्सीडेंट में या दूसरे के चक्कर में कहीं इसके ऊपर कुछ ना आ जाए, इसकी जान बचाने के लिए उस कुत्ते को उन्होंने उठाया, अपनी गाड़ी में रख लिया। अब कुत्ते को रख लिया तो रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर संसद तक चली आई, संसद परिसर में वो उतरी हैं। उसके बाद कुत्ते को लेकर चला गया उनकी कार, जिस कार में आई थी। हुआ इतना ही बस, किसी ने फ़ोटो खींच ली और उसके बाद उसे जारी कर दिया सोशल मीडिया पे। फिर पूछने लगे लोग कि आखिर रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर क्यों आई। अब इसी कुत्ते की कहानी आगे बढ़ी है। रेणुका चौधरी ने ये पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संबित पात्रा महोदय ने इस कुत्ते का जिक्र किया। कुत्ते का जिक्र अभी होना बाकी है, अभी बहुत होगा। उसी पर राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने भी अपना जवाब दे दिया है। तो ये सब कुछ है, ये बातें चलती रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच उधर सुप्रीम कोर्ट में 2 सुनवाई, बहुत गहन सुनवाई चल रही है। एक तरफ एसआईआर पर सुनवाई, दूसरी तरफ उमर खालिद पर सुनवाई। उमर खालिद पर सुनवाई में कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की हैं और उनसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें पेश की। उधर एसआईआर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की और वृंदा ग्रोवर अपनी दलीलें पेश कर रही हैं। लगातार अलग अलग ढंग से अपनी बातें रखी जा रही हैं। लीगलिटी की बात हो रही है कि क्या एसआईआर लीगल है, और लीगलिटी की बात उधर भी हो रही है कि क्या उमर खालिद को संवैधानिक तौर पर कानून के आधार पर, तथ्यों के आधार पर क्या उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन सब को क्या जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जबकि 6 साल का वक्त गुजर चुका है कोर्ट में। 3 साल मिनिमम जेल की सज़ा है, मैक्सिमम 7 साल सज़ा है। 3 साल की सज़ा मिनिमम वो पार कर चुके हैं, 7वां साल अगले साल हो जाएगा और आप अभी तक इन्हें जेल की सलाखों में रखे हुए हैं। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? आखिर इस देश में चल क्या रहा है? इन सब के बीच केरल सरकार की भी बात आई। केरल सरकार ने कहा कि एसआईआर हमारे यहाँ अभी आप करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, लीगली गलत। तो इस पर भी, एसआईआर को लेकर भी बहुत सारी बातें उठी। तो फिर केरल सरकार को कहा गया कि 1 सप्ताह का समय और हम बढ़ा देंगे, लेकिन
लेकिन केरल सरकार का कहना है कि हमारे 35 लाख लोग बाहर हैं, मेरी लिस्ट में हैं, वो एक सप्ताह के अंदर नहीं आ सकते। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि फिजिकली आप ऑनलाइन भले फॉर्म भर दीजिए, लेकिन फिजिकली आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा और वो एक सप्ताह के अंदर नहीं आ सकते। इस पर सीजेआई ने कहा है कि हम इस पर बात करेंगे, विचार करेंगे। और इधर अभिषेक मनु सिंघवी के बाद जब बृंदा ग्रोवर अपनी बात कहने आई हैं, तो बृंदा ग्रोवर ने इसकी लीगलिटी पे बहुत सारे सवाल खड़े किए, बहुत सारी बातें कही हैं। 3:56 का वक्त है, 4 बजे तक बहस चलती है, देखते हैं कितनी देर तक और बहस चलती है। जी राजीव, अभी चल रही है। बृंदा ग्रोवर जो कह रही है कि नागरिकता पर शक करने से ना सिर्फ वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, बल्कि देश से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक जो है प्रक्रिया एसआईआर की जा रही है, जो कि करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप नागरिकता, और यही बात आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है अपने फ्रंट पेज पे। जब ये एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ वहां पे कुछ बातें रखी। इंडियन एक्सप्रेस ने जो बातें रखी हैं अपने फ्रंट पेज लीड खबर में, उसमें ये कि अपने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 लोगों को कहा, अपने दोनों साथियों को, कि ये ड्राफ्ट है, इसको देखिए। तो इन्होंने कहा कि बच्चों, बूढ़ों के लिए, अशक्तों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधक है ये प्रक्रिया, इसको थोड़ा सा लचीला बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ दलीलें ज्ञानेश कुमार की तरफ से दी गई और उस आधार पे इसका पूरा मकसद नागरिकता की जांच करना है, ये साफ दिखाई देता है। यहाँ सीधे शब्दों में अगर कहें, साफ शब्दों में कहें तो एसआईआर नहीं बल्कि नागरिकता की जांच हो रही है। वही यहाँ बृंदा ग्रोवर कह रही हैं कि नागरिकता जांच के बहाने आप कई लोगों को इस देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी की प्रक्रिया आप चला रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, यही बृंदा ग्रोवर ने साफ तौर पे कहा कि भाई ये जो प्रक्रिया है, इसके ज़रिए आप जो हैं वो नागरिकता छीनने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ नागरिकता ही नहीं छीन रहे हैं, बल्कि आप डिपोर्ट भी कर देंगे। और कहाँ डिपोर्ट करेंगे पता नहीं। अरे अमेरिका कर दो तो भाई ट्रंप तो लेने नहीं जा रहा है, पाकिस्तान क्यों ले लेगा, बांग्लादेश क्यों ले लेगा, तो बंगाल की खाड़ी में फेंकोगे फिर 12-13 करोड़ आबादी को, मतलब यही किया जाएगा क्या? तो अब ये सवाल उठ रहे हैं राजीव जी। तो इसी की तरफ जो है वो बृंदा ग्रोवर जो है वो ध्यान आकर्षित कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के साथ साथ जो इसके पीछे खतरनाक संकेत छुपे हुए हैं, वो संकेत क्या हैं, ये जो है वो बता रही हैं। और फिर जो बृंदा ग्रोवर जो हैं उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली, और प्रशांत भूषण जो हैं वो अब अपनी बात राजीव जी रख रहे हैं। और प्रशांत भूषण का जो कहना है वो कहना ये है कि भाई मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूँ कि हो क्या रहा है। पहली बार वोटर लिस्ट एकदम नए सिरे से बनाई जा रही है। यह एसआईआर 2002 के एसआर से बिल्कुल अलग है। आज ये नए सिरे से तैयारी है। इतनी जल्दी क्यों है? इसकी वजह से ऐसी हालत क्यों हो रही है कि 30 से ज़्यादा बीएलओ अपनी जान ले चुके हैं। ये बात कहना शुरू की है अभी प्रशांत भूषण ने। तो प्रशांत भूषण अपनी दलील पेश कर रहे हैं। इससे पहले बृंदा ग्रोवर ने अपनी दलीलें पेश की, अब प्रशांत भूषण आ गए हैं और प्रशांत भूषण मैदान में अब आए हैं। बृंदा ग्रोवर की बातें पूरी हो चुकी हैं, प्रशांत भूषण भी यहाँ पर जो बातें रख रहे हैं उसमें सबसे गंभीर बात वही कि आखिर ये पूरी इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इसकी लीगलिटी पर उन्होंने सवाल उठाया है। और इसके साथ साथ ये बताने की कोशिश यहाँ पर कि आखिर इसके ज़रिए आप लोगों के साथ करने क्या जा रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अपनी बात, अपनी दलील यहां रखते हुए और उन दलीलों में साफ साफ कि मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। प्रशांत भूषण कह रहे हैं पहली बार मतदाता सूची एकदम नए सिरे से बनाई जा रही है। ये एसआईआर 2002 की एसआईआर से बिल्कुल अलग है। 2002 में जो एसआईआर आपने करवाया था उससे ये बिल्कुल अलग है। आज ये नए सिरे से तैयारी है। इतनी जल्दी क्यों है? इसकी वजह से ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि 30 से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, 30 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी। आखिर क्यों? ये 2002 का एसआईआर नहीं है मिलॉर्ड, ये एसआईआर 2002 से बिल्कुल अलग है। ये बात यहाँ प्रशांत भूषण रखते हुए प्रशांत भूषण अपनी दलील यहाँ पर पेश कर रहे हैं और बृंदा ग्रोवर ने अपनी दलीलें यहाँ पर पेश कर दी हैं। अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, आप आगे जो है प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं और विस्तार के साथ प्रशांत भूषण ये बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या क्या है और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया जो है ये एक तरीके से कहा जाए कि ये खिलाफ जो है ये है। और जो सिचुएशन पैदा हुई है
उस सिचुएशन की वजह से 30 से ज़्यादा BLOs जो हैं वो अपनी जान ले चुके हैं, ये प्रशांत भूषण ने कहा है राजीव जी। और प्रशांत भूषण ने फिर आगे कहा कि उन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी जो है इसको लेकर भी प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी। और प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के किसी भी मानदंड का पालन ही नहीं किया है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसका आपने पालन नहीं किया। आप मतदाताओं का डेटा नहीं देंगे, आप वेबसाइट पर आवेदनों और हटाए गए नामों का खुलासा नहीं करेंगे, तो आखिर आप करेंगे क्या? चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण कह रहे हैं अगर आप चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार दे देंगे तो वो निरंकुश हो जाएगा। और आप पूर्ण अधिकार देकर बैठे हुए हैं मिलॉर्ड। यहां पर अधिकार देना और अधिकार लेना ये किसका काम है? ये काम जो है ये संसद का है, कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन संसद में इसकी सुनवाई नहीं होती। यहां पर हम बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो बहस में दलीलें जो पेश की जा रही हैं उस पर सुनवाई नहीं। तो यहां पर प्रशांत भूषण अपनी बातें रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हुए, इससे पहले वृंदा ग्रोवर ने अपनी बातें रखी, अब प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं। और यहां पर इसके अलावा प्रशांत भूषण आगे और भी बात रखते हैं, कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ सीजेआई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सीजेआई? हाँ, सीजे कह रहे हैं कि भाई हमको जो है ये जो आप जो सारी तर्क दे रहे हैं इसको जो है आगे हमको जो है सीमित, मतलब दलीलों तक ही सीमित रहना चाहिए। तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि इस देश में पहले कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो बहुत जल्दबाजी में बिना किसी पारदर्शिता के किया जाए। तो अगर आप, मतलब सीजीआई ने कहा कि आप जो बता रहे हैं कि जान क्यों गई और ये क्या है, तानाशाह बन जाएगा, तो ये नहीं, हमको दलीलों को जो है वो हमको सीमित आप रखिए अपने तर्क, मतलब आप तर्कों तक ही सीमित रहिए, तर्क से बाहर मत आप जाइए, भटकिए मत। प्रशांत भूषण को यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि इस देश में पहले कभी इतनी जल्दी और अपारदर्शी तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो अब हो रहा है, और ये बहुत दुखद है, दुखदाई है। इसीलिए हम अपनी बात यहां रख रहे हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप इस लिस्ट को मशीन के द्वारा पढ़े जाने योग्य नहीं बनाएंगे तो लोग ये नहीं देख पाएंगे कि आखिर में किसे जोड़ा गया या किसे हटाया गया। यानी कि यहां मशीन रीडेबल बनाइए आप। मशीन रीडेबल आपने नहीं बनाया है तो कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम यहां जोड़ा गया, हटाया गया, कहां है कहां नहीं है? आपको वहां वो जो पूरी PDF दी गई है उसमें से आप खोज लिए JPG फाइल और यानी फोटोकॉपी, उसको देख लीजिए, उसमें है नाम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है। यही बात तो राहुल गांधी ने भी कही थी कि भारत जो है दूसरों को इतना वो देता है ब्रेन और खासकर कंप्यूटर साइंस में देता है, और उसके बाद आप करते ये है कि हमारे यहाँ भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है हमारे चुनाव आयोग के पास। और बिल्कुल, और फिर जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की राजीव जी हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसका भी जिक्र किया प्रशांत भूषण ने। और उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि बिहार में SIR के बाद भी 5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर हैं। उन्होंने खुद जो है D-लिस्ट मशीन को रीडेबल बनाया, मतलब उन्होंने लिस्ट जो है उसको खुद मशीन रीडेबल बनाया, तब जाकर मालूम पड़ा कि 5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी हैं जी उस SIR की लिस्ट में। ये प्रशांत भूषण ने रखा राजीव जी। और मशीन रीडेबल राजीव जी राहुल गांधी ने भी अलंद की उसको बनाया था, तब जाकर के वो खुलासा किया था कि अलंद में किस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि वहां भी मशीन रीडेबल नहीं दिया गया था। और साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कह दिया कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देंगे। ये बिल्कुल प्रशांत भूषण यही कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेटा को मशीन रीडेबल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो चुनाव आयोग इसे सीधे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे सकता है? अगर वो लोग कर सकते हुए जो 5 लाख की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई भी सिंगल पार्टी हो, वो अगर प्राइवेट पार्टी वो अगर ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां पर यह सवाल, यानी 2-3 चीजें। और प्रशांत भूषण आए हैं कि ये डाटा मशीन रीडेबल उपलब्ध हो, इस पर अपनी बात रखने के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप मशीन रीडेबल डाटा दें और हम उस डाटा की हमें दरकार है। ये बात यहां कही जा रही है प्रशांत भूषण की तरफ से। अमलेंदु जी जी हाँ बिल्कुल। और देखिए उनका कि नागरिकता के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। देखिए नागरिकता तय करना हमारा काम नहीं, संबंधित अथॉरिटी इसे देखेगी। यानी ये भी कहा अपने अधिकारियों को तो, लेकिन यहाँ आके आप कह रहे हैं कि आप जो है वो नागरिकता जांचेंगे। ये प्रशांत भूषण ने कहा। फिर आगे प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं राजीव जी, आगे भी उनका देखिए लाल बाबू हुसैन मामला आ गया राजीव जी, जिसकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और लाल बाबू हुसैन मामले का जिक्र करते हुए कहा प्रशांत भूषण ने कि सिर्फ इसलिए कि आप पहले से वोटर लिस्ट में थे, ये माना जाता है कि आप नागरिक हैं।
और ये लाल बाबू हुसैन मामले में 3 जजों की खंडपीठ का आदेश है राजीव जी। ये 2 जजों की खंडपीठ लाल बाबू हुसैन मामले को पलट नहीं सकती है और संवैधानिक चूंकि प्रश्न पैदा हो गया है तो इस पर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर अगर फैसला आएगा तो चुनाव आयोग के खिलाफ ही आएगा, वरना फिर ये संविधान पीठ को रेफर किया जाएगा, जो मुझको लग रहा है राजीव जी। जी 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 जी, दो जजों की बेंच है जहां पर ये बातें चल रही, दलीलें पेश की जा रही हैं। 2 जजों की बेंच में एक जज खुद सीजेआई हैं आज की तारीख में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं, और दूसरे जज जॉय माल्या बागची हैं। और दोनों जजों की बेंच पर ये बातें, बेंच ये इन दलीलों को सुन रही है। और एसआईआर का मामला बहुत गंभीर मामला, एसआईआर के मामले में आगे क्या कुछ होगा, लेकिन दलीलें अब प्रशांत भूषण पेश कर रहे हैं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि नागरिकता के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, देखिए नागरिकता तय करना हमारा काम नहीं है, संबंधित अधिकारी इस पर गौर करेंगे, ये बात यहां पर कही गई है। और उसके अलावा प्रशांत भूषण ने लाल बाबू मामले का भी जिक्र किया और लाल बाबू मामले में दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आप पहले मतदाता सूची में थे, ये मान लेना ही सही है कि आप नागरिक हैं। और साफ साफ सही बात है कि आप पहले से अगर मतदाता सूची में हैं, इतने आप इसी में काफ़ी है। लेकिन लाल बाबू का मामला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मामला यहाँ पर बनता है, ये यहाँ कह रहे हैं प्रशांत भूषण। बिल्कुल राजीव जी, और साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ये मामला जो है, चूंकि लाल बाबू हुसैन मामले में स्पष्ट है कि अगर एक बार आपका नाम मतदाता सूची में आ गया है तो आप भारत के नागरिक हैं, और ये समझा जाएगा कि आपने बहुत सोच समझकर सारी चीज़ें तय करके ही मतदाता को आपने मतदाता सूची में शामिल किया। अब अगर किसी को कोई आपत्ति है कि कोई गलत नाम जुड़ गया है, तो उसके लिए जो आपत्ति करता है उसको सबूत पेश करने होंगे कि फलां व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, और उसके बाद भी जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आपत्ति है उसको नोटिस दिया जाएगा, उसका जवाब लिया जाएगा। उसके बाद अगर बनता है तब फिर आप बाहर कर सकते हैं, बिना नोटिस के और बिना आपत्ति दर्ज किए आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो इम्यूनरेशन फॉर्म भर के ले आया गया, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें आपने मतदाता के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि वो खुद बताए कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं। तो ये आपने संविधान को जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को सिर के बल जो है वो खड़ा कर दिया चुनाव आयोग ने, एक तरीके से कहा जाए। ये तर्क जो है वो उनकी तरफ से, प्रशांत भूषण की से राजीव जी आया है। और आज की सुनवाई जो है, आज की जो है वो दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब बाकी अपने देखते हैं कब इस पे आगे सुनवाई होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे प्रशांत भूषण अपनी दलीलें, और उसके बाद ये आज की सुनवाई कंक्लूड हुई है। यहाँ पे अब अगली सुनवाई कब होगी ये भी अभी बताया जाएगा। लेकिन प्रशांत भूषण यहाँ पर अपनी बातें रखते हुए उमर खालिद की सुनवाई अलग और एसआईआर पर सुनवाई, 2 सुनवाइयाँ पैरेलली चल रही हैं। और इन सुनवाइयों के बीच सबसे बड़ी बात कि आखिर इसमें अगली सुनवाई कब होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगली सुनवाई की तारीख अभी नहीं दी गई है, अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है जैसे ही। लेकिन आज की सुनवाई कंक्लूड कर दी गई है, ये बताया जा रहा है कि बेंच कंक्लूड्स द हियरिंग फॉर टुडे। आज की सुनवाई को बेंच ने कंक्लूड कर दिया है, लेकिन अगली सुनवाई कब होगी ये बेंच ने अभी तक नहीं बताया। अमरिंदर जी, हाँ, अब अभी तक नहीं आया, हो सकता है अभी थोड़ी देर में बता भी दिया जाए कब होगी, या बाद में हो सकता है राजीव जी इसकी 4 तारीख को, चूंकि 4 तारीख को तमिलनाडु का मामला लगा हुआ है, तो 4 तारीख को भी इस पर सुनवाई हो सकती है, या 9 को भी हो सकती है, क्योंकि 9 को भी एक मामला जो है इसमें लगा हुआ है, शायद बंगाल का 9 तारीख को मामला लगा हुआ है। तो ये हो सकता है कि 4 या 9 तारीख जो है वो इस पर लग जाए अगली बहस की। और चूंकि अब प्रशांत भूषण को अपनी बात रखनी है और प्रशांत भूषण अपनी बात रख लेंगे, तो उसके बाद फिर बाद में जो है वो इस पर चुनाव आयोग का अपना जवाब देगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे अभी ये देख रहा हूँ कि जस्टिस सूर्यकांत टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जस्टिस सूर्यकांत को बहुत सारे कागजात दिए गए हैं, उसको यहाँ लेना देना चल रहा है। लेकिन गंभीर बात यह है कि इस पर अब आगे सुनवाई कब होगी, कितने बजे से होगी, ये जैसे भी इसकी खबर आती है हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आज की सुनवाई कंक्लूड हो चुकी है, और इस सुनवाई में आज आपने देखा अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी, और उनके अलावा बृंदा ग्रोवर ने अपनी बात रखी, प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं। और चूंकि 4:10 का समय हो चुका है, तो प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं, और प्रशांत भूषण के बाद अब आगे
कौन अपनी बात रखेगा और कब रखेगा, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। इसका इंतज़ार रहेगा, जैसे ही इसमें खबर आती है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पे और दूसरा उधर चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी, ये खबर आ रही है। यानी एसआईआर पर और चुनाव सुधार को लेकर 9 दिसंबर को चर्चा होगी। कितने घंटे की चर्चा होगी वो सब भी उस पर आएगा। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है उधर से भी, संसद से भी, कि संसद में 9 दिसंबर को एसआईआर पर सुनवाई होगी। और राजीव जी, इस मामले में 4 दिसंबर को अब सुनवाई होगी एसआईआर पर। एसआईआर पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसआईआर पर बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को। सरकार घुटने पे है, ये दिखाई दे रहा है। एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 4 दिसंबर को। और उसके अलावा वंदे मातरम पर भी 10 घंटे बहस चलेगी, ये खबर भी आ रही है। तो अलग अलग खबरें हैं और घुटने पे है सरकार, ये तय मानिए, क्योंकि विपक्ष ने यहाँ अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखी है। चलिए, इस चर्चा को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी इस चर्चा में बने रहने के लिए। शाम 7 बजे मुलाकात होगी न्यूज़ पॉइंट में, जुड़िएगा ज़रूर। बहुत सारी खबरें दिन भर की हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे। और उसके अलावा शाम 5 बजे बुशरा खानम जी की का कार्यक्रम नज़र और नज़रिया देखना मत भूलिए। 7 बजे आप सबका इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।